जब हम उस ज़माने के रिकॉर्ड्स को या उस ज़माने में जो लोग थे जो सुभाष बोस के आसपास में थे उनको बाद में पकड़ के उनकी इंटरोगेशन सुनी। अच्छा, किसी ने बोला कि हमने फेस देखा है सुभाष बोस का? तो ये 2 जहाज़ में आए थे, छोटे छोटे जहाज़ थे 2, एक उनका नेताजी का कहते हैं पर्सनल जहाज़ था, हाँ 12 सीटर, और एक था, तो उसमें 2 जहाज़ है जिसमें कुछ जापानी और इंडियन ऑफिसर थे। तो जापान का झूठ वहीं पकड़ा गया कि आपने कैसे बोल दिया कि वो जापान आ रहा है, वो तो रशिया जा रहा था। और वो रिपोर्ट निकले कि सुभाष बोस को मालूम चल गया था कि लड़ाई हारने वाले हैं और रशिया के अलावा कोई कंट्री उसको शेल्टर नहीं देगी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। गांधी जी को मालूम था। गांधी जी तो जब पब्लिक में जब पूछा भी आप क्यों बोल रहे हो कि नेताजी जीवित हैं, कहते हैं मेरी इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़ बोल रही है। अंतरात्मा की आवाज़ को आईबी नहीं सुनता, आईबी को चलता है एविडेंस। वैसे तो उसने अपनी ज़िंदगी में दुनिया भर की थ्योरियाँ फ्लोट करी हैं कि ये लाल किला मतलब हिंदुओं का बनाया हुआ है और ये क्या नाम है ताजमहल हिंदुओं का बनाया हुआ है। तो वो मानने को भी तैयार नहीं थे। उसका रीज़न है कि द काइंड ऑफ मैन ही वाज ना। हबीब रहमान ने जब भी अपना मुंह खोला इस केस पे, उसने कोई ऐसी बात बोली जो पहले नहीं बोली। बॉटम लाइन, रेवोल्यूशनरी, रिलीजियसली वेरी रिलीजियस, अपराइट और त्यागी, ये सारी चीज़ें आ चुकी। तो लड़ाई का हिस्सा थे, तो नॉर्मल सिविलियंस नहीं थे वो लोग। और उनकी आंखों के सामने सुभाष चंद्र बोस जो एक वीआईपी है वो जिंदा जल के मर जाए, और उसके जब कपड़ों में आग लगती है तो उसको कपड़ों को फाड़ के नंगा करके उसका हॉस्पिटल ले जाएगा। तो अगर ऐसी दुर्घटना, ऐसी भयानक चीज़ आंखों के सामने घटेगी तो आप जिंदगी भर इसको नहीं भूल पाएंगे। सर मैं ब्रीफली पूछना चाहता हूँ कि 1940 से ऑनवर्ड्स भारत में क्या चल रहा था, नेताजी क्या कर रहे थे, कैसे वो थोड़ा डिफर कर गए थे कांग्रेस गांधी जी से, एंड क्या कारण थे कि वो बाहर गए, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है, द कोर ऑफ द कोर। और मैं चाहूंगा कि सर मैं बिल्कुल इसमें कुछ ना बोलूं, आई वॉन्ट यू एब्सोल्युटली क्लियर कि देयर आर मल्टीपल थ्योरीज, नेताजी की मिस्ट्री है सर। सुभाष बोस बाहर चले गए, जापान के साथ थे साउथ ईस्ट एशिया में, जर्मनी से वो सबमरीन से यहाँ पर आ गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही, तो उनको मालूम था कि लड़ाई हारने वाले हैं। तो वो करते 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 ये जो बात हुई, तो 15 अगस्त सन 1945 को जी जापान ने 6 अगस्त को और 9 अगस्त को पता आपको एटॉमिक बम उस पर डाले थे हिरोशिमा नागासाकी पे। 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया जी एलाइड फोर्सेस को जी। तो 15 अगस्त को जब हम उस जमाने के रिकॉर्ड्स को या उस जमाने में जो लोग थे जो सुभाष बोस के आसपास में थे उनको बाद में पकड़ के उनकी इंटरोगेशन हुई, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, फिर कई लोगों ने बाद में अपनी किताबें लिखी हैं या लोगों ने कमीशन कमेटी में गवाहियां दी हैं, क्योंकि इस नेताजी शो में अलग अलग कमेटी कमीशन बैठे हैं। आई विल टेल यू व्हाट दैट। तो वी हैव लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम व्हिच वी कैन गेट थिंग्स आउट। और जैसे कि मैंने पहले कि डिपेंड करता है कि मेरा पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है। तो अगर आप जर्मनी में बैठे हैं तो आप काट कूट करके उसमें से आपको जो पसंद है वो पुष्ट बता देंगे, लेकिन जो डिटेल अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव देखेंगे, कि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव इसको देखा है आगे पीछे ये वो, और जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ कई बार उनके बच्चों पोतों तक से बात करी है, या उनका भी पूरा रिकॉर्ड चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो समरी ये निकल के आती है कि 15 अगस्त सन 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। डन। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उस जमाने में, वो एक जगह थी जो मलेशिया सिंगापुर के बीच में थी, वहां पे सिंगापुर तक बाद में बना, मलेशिया में कहीं जगह थी, वहां पे वो थे। तो उनको लगा कि अब क्या करें, तो उनके आसपास में कुछ पूरा सपोर्ट सिस्टम टूट गया। नहीं, व्हाट डू आई मीन द प्रॉब्लम कि क्या करें, जापान सरेंडर कर गया, लड़ाई खत्म हो गई 15 अगस्त को, और तो उसमें क्या करें। तो उसमें ये था कि बाद में और डिस्कशन, तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जापानी से बात करी कि भाई बेसिक पॉइंट, नाउ दिस इज अ फॉर्मल वर्जन जो जापानी ने वर्जन निकाला है। तो उन्होंने कहा जी कि सरेंडर करें तो कहाँ करें, क्योंकि उनकी पूरी आज़ाद हिंद सरकार थी, पूरी अलग से फौज थी, उसमें चिंता थी कि बहुत सी फीमेल फाइटर थी, उनका क्या होगा, लड़ाई के बाद हमें कौन कहाँ मारेगा। सरेंडर जापान के साथ में करें कि अलग से करें, हम तो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट हमको अलग से होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होंगे। तो जब उन्होंने वो बात लोगों से करनी स्टार्ट करी, तो उन्होंने जापानियों ने बोला कि देखो जी, लोकल लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता, ये तो आपको सीनियर से बात करनी पड़ेगी। तो नेताजी एंड देन ही वाज वाइंडिंग अप थिंग। तो नेताजी उनको भी एंड टाइम पे उन्होंने से कई कागज उन्होंने जलाने शुरू कर दिए कि आज़ाद हिंद सरकार के कागज किसी के हाथ ना पड़े। तो ऐसे करते करते सुभाष बोस ने मूवमेंट स्टार्ट करी। 16 तारीख को वो बैंकॉक पहुंचे, ठीक है, वहाँ बात की जापानियों से। तो फिर करते करते 17 अगस्त की सुबह को वो पहुंचते हैं साइगोन, जो वियतनाम में हो ची मिन सिटी आज के ज़माने में। वहाँ पे वो ही टॉक्स टू the Japanese Lieutenant General, who was basically the contact person between his government and the Japanese government. Okay. So there was a liaison officer who was the Lieutenant General Isoda. तो उनको वहाँ जो इम्प्रेशन क्रिएट उन्होंने दिया कि they again spoke to Field Marshal Terauchi who was nearby,
कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, टोक्यो में डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट प्रॉब्लम है कि वो नेटवर्क खत्म हो गया, टेलीकम्युनिकेशन उनका जो भी था उस मन से उड़ गया, आपको टोक्यो जाना चाहिए। Okay. तो बाय दिस टाइम जो नेताजी पहुंचते हैं आपके सिंगापुर ये से वियतनाम पहुंचते हैं 17 तारीख की सुबह को, 18 को उनकी डेथ मानी जाती है। तो ये 2 जहाज में आए थे, छोटे छोटे जहाज थे, 2 एक उनका नेताजी का कहते हैं पर्सनल जहाज था, हाँ। 12 सीटर, और एक था, तो उसमें 2 जहाज है जिसमें कुछ जापानी और इंडियन ऑफिसर थे, ठीक है। Okay. इसोदा था, यहाँ पे अय्यर था, और आपके हबीबुर रहमान था, आबिद हसन था, प्रीतम सिंह, गुलजारा सिंह, ऐसे ये लोग थे करके। जापानी ने उनको ये बात ही बोली कि आप अनफॉर्चुनेटली अब आपको इनके साथ आप नहीं जा सकते, हम अमेरिकन ने एम्बार्गो लगा दिया। हमारा कोई यहाँ पे जुगाड़ है कि कोई जहाज यहाँ से जा रहा है जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल शिडाई है, वो जा रहा है, उसके कुछ आदमी है, नेताजी को हम उसमें एडजस्ट कर देंगे, तो ये उनको ड्रॉप कर देगा टोक्यो में। ऑल ऑफ यू कैन नॉट गो ना बिकॉज देयर प्रॉब्लम ना। ओके। तो सुभाष बोस ने आके बोला अपने लोगों की ये तो मुझे अकेले जाने को बोल रहे हैं, ये सब अवेलेबल है डेटा रिकॉर्ड, बिकॉज मैंने कहा ना ये लोग जिंदा थे, इनकी बाद में कमीशन कमेटी में गवाहियां हुई हैं, ये हुआ है। प्रीतम सिंह आखिरी में डेथ हुई है, प्रीतम सिंह देहरादून में थे, 2010 में उनकी डेथ हुई है। तो ये सब बातें अवेलेबल, तो उसमें फिर करते करते सुभाष बोस ने बोला कि नहीं, प्रीतम सिंह ने उनको बोला कि आप अकेले मत जाइए, कोई ना कोई एक हमारे साथ जाइए, बड़ा अजीब किस्म का टाइम आ गया, आप अकेला जाना ठीक नहीं, वी आर ऑल अलोन, वी आर, हाँ, यू कैन नॉट गो अलोन, समबडी शुड गो विद यू। तो देन नेताजी ने बोला अच्छा मैं हबीब को साथ लेके जा रहा हूँ। हबीबुर रहमान वाज द एडीसी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, वाज द तो वो जैसे आईएनए में सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे जेके भोसले, ओके, ही वाज द चीफ ऑफ द स्टाफ। ओके, तो भोसले जी वाज, नाम से पता चल रहा है आपको, शिवाजी महाराज के डिसेंडेंट, जी जी जी। ही वाज द सीनियर मोस्ट जनरल इन द आईएनए। वो डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ था हबीबुर रहमान, ठीक है। और हबीब और भोसले के और हबीबुर रहमान के साथ में एक और आईएनए का ऑफिसर था जो उनसे अटैच था भोसले से, वो थे पीएन ओक, जिन्होंने बाद में वो किताबें लिखी है कि तेजो महल वाले की ताजमहल तेजो महल है। अच्छा, तो ये वो पीएन ओक, तो वो पीएन ओक जो था, जो वो हबीबुर रहमान का दोस्त था बाय द वे। ओके। वैसे तो उसने अपनी जिंदगी में दुनिया भर की थ्योरियां फ्लोट करी हैं कि ये लाल किला मतलब हिंदुओं का बनाया हुआ है और ये क्या नाम है ताजमहल हिंदुओं का बनाया हुआ है, हाँ। लेकिन जहां नेताजी की डेथ की बात आती थी, पीएन ओक हबीबुर रहमान को सपोर्ट करता था, कहता जी मेरे दोस्तों ने ये बोला है, उसकी बात मानूंगा, ठीक है। तो हबीबुर रहमान और सुभाष चंद्र बोस 17 तारीख की शाम को साइगोन में एक जहाज जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल शिडई और बाकी ऑफिसर जा रहे हैं उससे उड़ता। यहाँ तक आप कह सकते हैं कोई डिस्प्यूट नहीं है। जहाज उड़ के अगले दिन ताइवान, मतलब रात को कहीं स्टे करता है, उसके अगले दिन 18 तारीख को सुबह या दोपहर को लैंड करता है आजकल का जो ताइपे शहर है ताइवान में, वहाँ पे। ओके। और वहाँ पे एक हल्का सा ब्रेक होता है लंच का, उसके बाद में जब जहाज टेक ऑफ करता है तो क्रैश करके जहाज गिर जाता है और वहाँ पे उनकी शिडई की और बोस की मौत हो जाती है। क्रैश का कारण वो कहते हैं पता नहीं, उस टाइम खबर आई थी क्लैश हो गया, टेक ऑफ के टाइम प्लेन क्रैश हो गया और क्रैश होने के बाद में इनकी दोनों की मौत हो गई। हबीबुर रहमान इंजर्ड होता है, बाकी कुछ जापानी इंजर्ड। क्रैश कहाँ, वहीं पे हो गया या समंदर में हुआ? या मतलब जब ये सब बातें बात की है, जब इन्वेस्टिगेशन हुई है, लेकिन इनिशियली जो खबर, ये बहुत छोटी खबर आई थी टू द पॉइंट कि प्लेन क्रैश हो गया जिसमें ये लोग मर गए और ये हबीबुर रहमान कन्वीनियंट सा लग रहा है अभी तक, ठीक है। हाँ। तो ये खबर भारत में, ये पूरी दुनिया में 22 तारीख की शाम को खबर फ्लोट हो जाती है पूरे वर्ल्ड में कि 18 तारीख को प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें इनकी डेथ हो गई है। तो जब ये खबर भारत में आती है तो यहाँ तो लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, मातम बनाना शुरू कर दिया कि नेताजी मर गए। लेकिन जो अंग्रेज थे उनको डाउट होने शुरू हो गए, तो उनका एक्सपीरियंस है लाइफ का, उनको पता है इतनी आसानी से चीजें नहीं होती कि ये आदमी आपको पहले गच्चा दे के भाग चुका है। हाँ। और अगर ये नहीं मरता 18 अगस्त को, हाँ। तो आपके हत्थे चढ़ने वाला था अंग्रेजों के 4-5 दिन में, ठीक है। हाँ। तो आपका दुश्मन उसके पीछे पड़े हो और आपको पकड़ने का टाइम आया तो मर गया जी वो तो उनको कुछ इंट्यूशन। ब्रिटिशर्स डाउटेड दिस, ब्रिटिश मतलब टॉप पर्सन जो यहाँ का वॉइसरॉय जो था वो भी मिलिट्री का फील्ड मार्शल था, मुनीर टाइप नहीं था, वो असली का फील्ड मार्शल था, वो तो ऐसी नकली फील्ड मार्शल बना रखे इन्होंने, मेडल वाला। हाँ, वो तगड़ा, आर्चिबल्ड वेबल। तो वेबल ने अपनी डायरी में लिखा भैया ये तो अंडरग्राउंड हुआ है, ये ऐसे नहीं। उसकी डायरी बाद में भी क्लासिफाई हुई है। सो तो इट वाज द ब्रिटिश एंड देन अमेरिकन से फिर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने एक स्टेटमेंट दी, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पंडित जी की, तो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट आया शिकागो ट्रिब्यून का, अल्फ्रेड वॉग, उसने बोला मैंने सुभाष बोस को जिंदा देखा 18 तारीख की बात को साइगोन के आसपास। तो बवाल मच गया उसके बाद से कि साहब ये क्या है? गुडनेस। तो देन इन्होंने कहा नहीं इंक्वायरी करवाओ। देन एक रीजन और उनको पहले जो पकड़ में आया था जो बिल्कुल वैलिड था, 18 तारीख को प्लेन क्रैश में आदमी मर गया। इस अमेरिकन जर्नलिस्ट का नाम अल्फ्रेड वॉग।
शिकागो ट्रिब्यून का। तो उसके बाद में 18 अगस्त को प्लेन क्रैश हो रहा है, वो मर गया, तो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं 22 तारीख की शाम को, 4-4.5 दिन के बाद में। तो दे आल्सो डाउटेड कि देयर इज सम इशू, कि व्हाई आर यू डिलेइंग इट, इतना स्लो। हाँ, आपका 2 एटम बम गिर गया आपके ऊपर भैया, आप किस बात की क्या होल्ड बैक करना उसमें। हाँ, तो उन्होंने इंक्वायरी करी। अब वो मोटा मोटा जब हम आपको बता रहे, देखिए ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल बात करने में जैसे तरीका होता है कि भारत में कोई, मैंने देखा था मीडिया में कोई स्टोरी चल रही थी कि भारत में प्लेन क्रैश की घटनाओं में बहुत लीडर मारे गए। संजय गांधी जी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई, हमारे वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्रा के, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश, अपने माधव सिंधिया जी की डेथ हुई हेलीकॉप्टर क्रैश वगैरह में। देखिए इनमें और इस केस में बहुत बड़ा फर्क आया, वो आपको हमें बाद में चला मालूम जब हमने सुभाष बोस की डेथ की इन्वेस्टिगेशन की इंटरोगेशन रिपोर्ट्स पढ़नी शुरू की, जो डीक्लासिफाई होनी शुरू हुई है 97 के बाद से। ठीक है, वो ये है कि जब आप संजय गांधी की डेथ की बात करते हो तो उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। वो क्यों नहीं है? संजय गांधी जी दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पे आते हैं, लोगों ने देखा, दिस इज क्लियर आई विटनेस एविडेंस कि आई सॉ संजय गांधी जी कमिंग टू द एयरपोर्ट। लोगों ने उनको जहाज में चढ़ते हुए देखा, ठीक है, वहाँ रिकॉर्ड पे भी नाम उनका होगा, सब कुछ होगा। फिर वो जहाज ऊपर चढ़ा, अनफॉर्चुनेटली वो जहाज में संजय गांधी जी और एक और पायलट थे, वो क्रैश कर गया। लोगों ने जहाज को गिरते देखा दिल्ली में, फ्लाइंग क्लब था, छोटा जहाज था, बड़ा जहाज नहीं था, तो वो भी साउथ दिल्ली में ही गिर गया, कहीं नई दिल्ली में कहीं गिर गया। फटाफट फायर ब्रिगेड की और बाकी इंटेलिजेंस के जो लोग वहाँ गए, अनफॉर्चुनेटली संजय गांधी जी एंड द अदर पायलट दे डाइड। बॉडी अवेलेबल है, बॉडी की फोटोग्राफ्स हैं, बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया, एविडेंस है पूरी। तो द एविडेंस इज वेरी क्लियर, यू हैव द डेड बॉडी, यू हैव द डेड डीएनए वीएनए एवरीथिंग। डीएनए की जरूरत नहीं पड़ी, वो आपके सामने बॉडी पड़ी है, डीएनए उस टाइम था भी नहीं, लेकिन आपका बॉडी सामने है, बंदा मर गया। वो यू कैन डू द इंक्वायरी बट द प्लेन क्रैश, बट दैट ही हैज डाइड, देयर इज नो प्रॉब्लम। नो देयर इज अ डिफरेंस इन द नेताजी। आपको मैंने पहले बताया था सेगमेंट में कि अलग अलग लोगों के मरने में स्टोरियां हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, कैनेडी के बारे में, शास्त्री जी के बारे में। इसमें क्या पेक्यूलर था? इसमें एक पेक्यूलरिटी इस केस में एक और निकल के आ रही है कि उन सारी केस में हमें डिस्प्यूट नहीं है कि शास्त्री जी की डेथ आजकल में हो गई। डेथ कैसे हुई हमको ये पता लगाना है। कैनेडी को गोली मार दी गई, कैनेडी डैलस में खत्म हो गए। उसके बाद तो उस पर डिस्प्यूट नहीं, मरने पे डिस्प्यूट नहीं, डिस्प्यूट इस बात पे कि किसने मारा और क्या कैसे हुआ। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है जो अल्फ्रेड वॉक की स्टेटमेंट से निकल के आया था कि मरे या नहीं, कि वो बंदा जिंदा था। So the entire story of Netaji death mystery is all about the claim that he was alive after 45. ठीक है, that is the game. That is the game, and then if you can prove that he was alive after 45, तो ये प्लेन क्रैश ऑटोमेटिकली फेक था, फेक रिजल्ट, बिकॉज अगर आपने ये और ये उन्होंने जापानीज के साथ मिलके फिर बनाया था। ये अभी मैं इन्वेस्टिगेशन पे नहीं आ रहा, मैं आपको ये मोटा मोटा कंस्ट्रक्ट दे रहा हूँ कि ये संजय गांधी में एविडेंस, बिकॉज लोगों में। बट अगर वो प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो इसका मतलब गेम तो ये था ना कि मैं आपके साथ मिलके लड़ रहा था, or because we lost, we come to it. Abhi the thing to understand ki in the case of the other cases like the Madhav Sindhia helicopter crash or the Sanjay Gandhi plane crash whatever, there is no doubt in terms of evidence because everybody saw. But होता क्या कि जब मीडिया में खबरें लिखी जाती हैं तो सब लोग उनको साथ में बराबर लिखते हैं कि भारत में कई बड़ी बड़ी हस्तियां मर गई थी, इसमें सुभाष बोस भी था, संजय गांधी था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि there's a massive difference कि उस पर कोई इंक्वायरी और उसमें कोई वो नहीं था। फिर जब अंग्रेजों ने इंक्वायरी करी, अमेरिकन ने इंक्वायरी की, पहले अमेरिका वाले द फर्स्ट टाइम दे रीच ताइवान फर्स्ट बिकॉज उनके कब्जे में आया था, जापान उनके कब्जे में आया, तो अमेरिकन ने इंटरोगेशन पहले स्टार्ट की हबीबुर रहमान की। तो जो अंग्रेजों की इंक्वायरी जो अपने आप में पूरा चैप्टर है, करते 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 क्योंकि इसमें अलग अलग बॉडीज और अलग अलग ऑफिसर इन्वॉल्व हो गए, तो इसेंशली वहाँ पे 2 बॉडीज का रोल बहुत बड़ा था हमारे साइड से। एक बॉडी थी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, जो उस टाइम पे फॉरेन इंटेलिजेंस को भी देखती थी, और उसमें कई पुलिस के अफसर थे जो बहुत टाइम से सुभाष बोस को चेस कर रहे थे, पुलिस के IB के अफसर, जैसे फिलिप फिनी था, वो बंगाल पुलिस का चीफ था, बहुत टाइम से सुभाष बोस को चेस कर रहा था। राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ, उनकी भी बहुत पकड़ थी, पंजाब CID के थे, MI में डेपुटेशन में आए थे, बाद में IB में चले गए थे, इंडिपेंडेंस के बाद में कश्मीर के DGP बने हैं पुलिस के। तो ऐसे लोग जो नेताजी या इंटरोगेशन या इन चीज़ों के एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट थे, उनकी तो ये सब उसमें इन्वॉल्व हुए IB के, और बाद में एक CSDIC नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी जो अंग्रेजों ने अलग अलग कंट्री बनाई थी, और उसका काम यह था कि पकड़ पकड़ के जापानी जनों को मार मार के इनके मुँह से गुलवाओ चीज़ें। तो जो CSDIC भी इन्वॉल्व इसके अंदर हुई। तो आखिर में करते करते एक नज़र जो हमें दिखाई दिया रिपोर्ट में, मैंने कहा बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको उसका क्रक्स बता रहा हूँ कि एक उन्होंने करते करते एक कंबाइंड सेक्शन बन गया मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के अंदर दिल्ली में, और उसमें उसका हेड था W मैकराइट, जो IB का नंबर 2 था ज़माने में। और W मैकराइट के पास में ये सारी रिपोर्टें जो अलग अलग सोर्सेज से आ रही थी, IB की, CSDIC की,
फॉरेन सोर्सेज की, जापान से, वो सारी एक जगह पूल करने स्टार्ट कर दी। तो कंबाइंड सेक्शन बिकेम द मेन यूनिट वेयर द सुभाष बोस डेथ इंक्वायरी वाज डन। तो आप उस सारी रिपोर्टों को पढ़ेंगे तो उसमें से मोटी मोटी 5-7 बातें निकल के आती है। पहली बात आपको बता दी कि सुभाष बोस की डेथ का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, सिर्फ द होल स्टोरी वाज बेस्ड ऑन आई विटनेस अकाउंट, कि आई विटनेस ने बोला प्लेन क्रैश हुआ, उसने कहा जी ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो उनकी 17 तारीख की शाम सुबह तक तो उन्होंने फोटो ली अंग्रेजों ने, सॉरी जापानीज ने, उसके बाद की फोटोग्राफ नहीं थी। बाद में हॉस्पिटल में हबीबुर रहमान की इंजर्ड फोटो है धुंधली सी, it directly does not prove Subhash Bose's death. There's a picture of this dead body, but the problem, the body is covered with shroud, whatever. अच्छा, तो शक्ल वकल के कुछ नजर नहीं आ रहा, तो सर क्या प्रूव करेंगे बॉडी सुभाष बोस की कि किसी और आदमी की क्यों आप काम। तो हबीबुल की दिखी, हबीबुर रहमान हॉस्पिटल में बैठा हुआ है और वो कहा जाता है कि इंजर्ड है, उसके हाथ में चोट वोट आई है करके, लेकिन वो डायरेक्टली नेताजी की डेथ को प्रूव कैसे करेगा, ये मामला है। हबीबुर रहमान इंजर्ड है, उसके हाथ में he survived, he is a long story. Habibur Rahman died, he went to Pakistan, he was the additional defense secretary of Pakistan, he died in 1978. वो एक अलग चैप्टर है अपने आप में, हबीबुर रहमान का वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। द थिंग इज कि वो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा, उन्होंने बातचीत की, तो ये निकलने शुरू की। एक तो पहले डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं था, वो अमेरिकन से भी बोल दिया था कि कोई डायरेक्ट एविडेंस, लोग कह रहे डेड बॉडी नहीं है, वो नहीं है, वो करते करते फिर बाद में इनको फिर ये होता है कि जो आई विटनेस अकाउंट जो था वो बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्राडिक्टरी था। हबीबुर रहमान ने जब भी अपना मुंह खोला इस केस पे, उसने कोई ऐसी बात बोली जो पहले नहीं बोली थी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है, हर दिन बातें चेंज हो रही थी, मतलब हाँ, तो ना केवल वो एक दूसरे को कैंडिडेट कर रहे थे कि जापानी कुछ बोल रहा है, ये कुछ कह रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आंखों के सामने एक ऐसी दुर्घटना घटे जो जापानी ने देखी होती कि 1900, वो कहते हैं कि 18 अगस्त 45 को एक ताइवान एयरपोर्ट पे एक हादसा होता है जिसको कुछ जापानियों ने और एक हबीबुर रहमान ने विटनेस किया, अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा। वो सारे के सारे फौज के अफसर थे, तो लड़ाई का हिस्सा थे, तो नॉर्मल सिविलियंस नहीं थे वो लोग। और उनकी आंखों के सामने सुभाष चंद्र बोस जो एक वीआईपी है वो जिंदा जल के मर जाता है, और उसके जब कपड़ों में आग लगती है तो उसको कपड़ों को फाड़ के नंगा करके उसका हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो अगर ऐसी दुर्घटना, ऐसी भयानक चीज आंखों के सामने घटेगी तो आप जिंदगी भर इसको नहीं भूल पाओगे। ये बोलने वाली चीजें नहीं है, उसकी एक चीज आपको दिमाग में रहेगी, ठीक है ना। तो लेकिन जब उनको बोला गया उसको रिकॉल करो, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि हबीबुर रहमान को जब अमेरिकन ने इंटरोगेट किया तो उसने कहा जी मुझे नहीं मालूम सुभाष बोस जांच से कैसे निकला, मैं तो बेहोश हो गया था। अच्छा, सेकंड टाइम में उसने बोला जी मैंने खींच के निकाला है, फिर उसने यही बोलता रहा कि मैंने खींच के निकाला था। अच्छा, बाद में उसने कोई और स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान में कि वो ऊपर से जहाज गिर गया बड़ी हाइट से, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। कैसे अजीब अजीब। फिर उसके बाद में जो एक और जापानी आया ताकाहाशी, वो भी जहाज में था, उसने कहा जी हबीब ने निकाला, मैंने निकाला है, मैंने सुभाष बोस को बोला कि ऐसे पलटी मार, ये तो खड़ा हुआ था। तीसरा बंदा जो था जिसकी मेरे ख्याल से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी, क्योंकि मैं लेके चलता हूँ कि जो लोग जहाज में थे उनको ड्रामा हुआ था, ठीक है, तो मे बी दे वर इन द मेमोरीज व्हाटएवर, समबडी कैन आर्ग्यू। तो इसमें लेकिन प्रॉब्लम है कि ये आदमी बैठा हुआ है, उस पर एयरपोर्ट का इंस्पेक्टर था। हाँ। वो कहा जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ हम लोग गाड़ी लेके गए वहाँ पे जीप लेकर के, और हम लोगों ने जलती हुई जहाज के मलबे से सुभाष बोस को बाहर निकाला। अच्छा, तो वो जो कह रहा है वो सारे जापानियों के खिलाफ बोल रहा है। तो हर एक आदमी अलग अलग कहानी, सबकी अपनी वर्जन है। हाँ, तो द प्रॉब्लम ये होती है कि ये कंट्रडिक्शन। अच्छा, किसी ने बोला कि हमने फेस देखा है सुभाष बोस का, नहीं, उसमें फेस देखने में प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप जितने लोग वहाँ बैठे थे सिवाय हबीबुर रहमान के और एक और आदमी के, वो भी हल्का सा डाउटफुल है, किसी को सुभाष बोस को पहली बार देखा था सब लोग। अच्छा अच्छा, सो बेसिकली पर हबीबुल जानता था, बाकी सब जापानीज थे। बेसिकली वो पूरी गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं ये सारी वो हबीबुर रहमान पे बेस्ड है, क्योंकि हबीबुर रहमान वाज द मेन विटनेस टू द प्लेन क्रैश, बिकॉज ही वाज द वन हु न्यू सुभाष बोस वेरी वेल। देयर वाज आल्सो एन इंटरप्रेटर, बट उसकी भी थोड़ी कंट्रडिक्शन आ रही है कि वो उसको शक्ल जब उसने देखी है तो बहुत जली हुई थी, पूरी ढकी हुई थी, तो वन इज नॉट श्योर दैट ही सॉ सुभाष बोस, ही सॉ समबडी एल्स। तो ये कहानी निकल के आए तो वो अलग अलग देखिए, उसका मैं मोड बता रहा हूँ कि अगर आई विटनेस अकाउंट में हल्का सा आपके गड़बड़ हो जाए, छोटा छोटा, तो गेम चेंज हो गया, कोई पुलिस वाला नहीं मानेगा। हाँ, छोटी सी गलती आपने कर दी, चेन ऑफ एविडेंस खत्म हो गया पूरा। आप हल्का सा कंट्रडिक्शन आप निकाल दो, ये दिल्ली में रोज खबरें आती हैं अखबारों के अंदर, हाँ, हल्का सा अगर आपने वेरिएशन कर दिया, मैं थाने के सामने पैदा हुआ था, हाँ, पुलिस वाला कभी बाप की बात नहीं मानेगा, जज तो बहुत दूर की बात है, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, तो वहां पे वो डॉक्यूमेंटेड है कि उनके वेरिएशन बहुत जबरदस्त आ रहा था, ठीक है। सारी कहानी घूम फिर के निकल के जो उसका निचोड़ है, जो आपको मैं कहूँ कि एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सॉलिड चीज है, वो ये निकल के आई। हाँ, उसके पहले हम एक बात और है, उसके साथ साथ जब ये खबर चल रही थी उनको एडिशनल इंटेलिजेंस मिलनी शुरू होगी कि सुभाष चंद्र बोस पहले से रशिया जाने की प्लान कर रहा था,
क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने किसको मिली है ये इंटेलिजेंस? दे वर डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल जापानीज ने ये स्टेटमेंट दिया जो आपको मैंने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि आर्मी को सरेंडर कैसे करना है क्या नहीं करना। हाँ. और उनको बोला कि आप जापान में जाओ, जापान में जाकर के आपको पता चलेगा कि क्या करना है। और जब वो जापान जा रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश उनका निधन हो गया। ये जापान गवर्नमेंट ने और जापानीज ने स्टेटमेंट दी थी। अच्छा. जब अंग्रेजों ने और खासकर आईबी ने इनको इंटरोगेट करना शुरू किया तो पहले तो उन्होंने ये बात बोली कि वो तो जापान जा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया रास्ते में। ठीक. फिर बाद में उन्होंने पहले एक छोटे आदमी को पकड़ा जो इंटरप्रेटर था, उसको पूछा बता, तो उसको जब इंटरोगेट किया उसने कहा जी मैं साइगोन में गया था, तो मैं कमरे में पहुंचा तो इस कमरे में ना ये सुभाष चंद्र बोस, यशोदा, हबीब वगैरह बैठे थे और वो प्लानिंग कर रहे थे कि इसको कहाँ लेके जाएंगे। अच्छा. वो बोला कि वो तो रशिया जाने की बात कर रहे थे। अच्छा. तो वो वहां से एक निकला, वहां 4 और टूटे, फिर बाद में सबने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो रशिया जाने का प्लान था, ही वॉज नॉट गोइंग टू जापान। तो जापान का झूठ वहीं पकड़ा गया कि आपने कैसे बोल दिया कि वो जापान आ रहा है, वो तो रशिया जा रहा था आदमी। और वो रिपोर्ट निकले कि सुभाष बोस को मालूम चल गया था कि लड़ाई हारने वाले हैं और रशिया के अलावा कोई कंट्री उसको शेल्टर नहीं देगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। देन दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट जो कंबाइंड सेक्शन की मेरे हाथ लगी, मैंने वो किसी फॉर्मर डायरेक्टर आईबी को दिखाई थी, तो उसने बड़ा अच्छा मुझे एक्सप्लेन किया। उसने कहा जैसे आपके जर्नलिज्म में होता है और जगह में होता है, अगर 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेस कन्वर्ज कर दें एक जगह पे तो इट इज गॉसिप ट्रूथ। रिसर्च में भी होता, कहता है ये यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट 4 सोर्सेस सारे के सारे कह रहे हैं कि वो आदमी नहीं मरा। और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आ रहा है कि जो रशियन सोर्सेस है, रशिया का एम्बेसडर है काबुल में, रशिया का वाइस कॉन्सल जनरल है तेहरान में, वो कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस अभी मॉस्को में है मरने के बहुत महीनों बाद। ठीक है। अच्छा. तो वो कह रहे हैं कि तो वही तो ऐसे रशियन इनको ना इनपुट मिलने शुरू हुए कि आदमी रशिया में हो सकता है। तो उसका निचोड़ निकल के आता है कि हुआ क्या कि बाय द टाइम ये सारी इंक्वायरी करते करते क्योंकि कंफ्यूजन था, अभी उनके बहुत इंटरोगेशन हुए, अप्रैल में जाके छूटा वो लाल किले से। लाल किला वाज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एंड आर्मी इन दोज डेज। ठीक है। तो वो छूटा आपका अप्रैल में जाकर के बीच में। फिर वो गांधी के बारे में भी काफी इसमें है कि गांधी ने पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस जीवित है। ठीक है। तो गांधी जी ने ये खबर दी थी कि मेरी अंतरात्मा की आवाज, इनर वॉइस कहती है मुझे जिंदा है। तो आईबी की रिपोर्ट में लिखा कि कोई वो मानने को भी तैयार नहीं थे। उसका रीजन है कि द काइंड ऑफ मैन ही वाज ना। The thing is कि IB की रिपोर्ट में he was a planner also ना, he was a strategist. That Gandhi ji also knew that Subhash was a big planner. वो उन्होंने खुद भी एडमिट किया। Strategist थे वो, टैक्टिकल खेलते नहीं थे, लंबा खेलते थे। हाँ, तो वो गांधी जी को मालूम था। गांधी जी तो जब उन्होंने पब्लिक में जब पूछा भी आप क्यों बोल रहे हो कि नेताजी जीवित हैं, कहता है मेरी इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज बोल रही है। लेकिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में मेंशन है कि गांधी जी को खबर लगी गई। सही है। ऑब्वियसली दे डोंट बिलीव इन दिस इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज को IB नहीं सुनता, IB को चलता है एविडेंस के ऊपर। तो ये उसके बाद में फिर कहानी और गड़बड़ है कि बाद में गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि जो हबीबुर रहमान छूटा है अप्रैल 46 में इंटरोगेशन के बाद में, तब इसने मुझे कन्विंस कर दिया। तो गांधी जी का स्टैंड अब जो लोग सेलेक्टिवली कोट कर लिया और फिर चेंज किया। हाँ, तो जो सेलेक्टिव, जैसे आपने मुझे पता नहीं, लेकिन वो जर्मन वाले ने कोट किया होगा। हाँ। कि जो सेलेक्टिवली कोट करते हैं वो क्या करते हैं कि वो गांधी जी का अप्रैल का स्टेटमेंट निकाल देते हैं कि जब हबीबुर रहमान से मिले थे कि मैं कन्विंस हूँ। क्यों? फिर वो नाम लेंगे जी, वो बड़ा प्रोफेसर है, बहुत बड़ा हिस्ट्री का, हार्वर्ड का, सुगौता बोस, और नेताजी का ग्रैंड नेफ्यू भी है, तो उसने लिखा है। आपको ये नहीं बताएगा कि वो कांग्रेसी है, उसका बाप कांग्रेस का लीडर था, उसकी माँ कांग्रेस पार्टी में थी। ठीक है। और पूरा उनको फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। नहीं, इन्फ्लेट नहीं है इसमें, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। अगर आप कांग्रेस के लीडर हैं, आप उसके बच्चे कांग्रेस के लीडर के बच्चे, ही इज नॉट इन कांग्रेस, ही वाज अ TMC लीडर बट ही वाज इन कांग्रेस पार्टी। हिज फादर वाज इन कांग्रेस, हिज मदर वाज इन कांग्रेस, ही वाज अ TMC लीडर। ठीक है। ये बात नहीं बताते। दूसरा ये कि उनके अपने सगे भाई बहन खानदान के जो लोग हैं, जैसे उसके खानदान के लोगों ने पब्लिकली एलिगेशन लगाया कि पैसा खाया लोगों ने, ये बात नहीं बताएगा कोई। क्योंकि मैं, और ये कहां बोला? टाइम्स ऑफ इंडिया में। मतलब बाकी कनेक्टेड फैमिली ने बोल दिया ये। सुगौता बोस के कजन ने बोला है जी, कांग्रेस टूज वर्ड यूज किया। अच्छा, क्या होता है सूज? किसको बोलते हैं? उसने बोला कांग्रेस, फर्स्ट कजन ने बोला कांग्रेस का स्टूज है। सगी बुआ ने बोला कि पैसा खाया कांग्रेस इन लोगों ने, सगी बुआ ने। तो ये बात तो बताएगा नहीं कोई जर्मनी वाला कि उनके फैमिली के लोगों ने और बाकी लोगों ने धमकियां दी हैं कि कांग्रेसी हैं बैठ करके इनकी बात विश्वास नहीं करना, इनकी दुकान चल रही है उसके नाम पे। ये कोट कर रहे हैं हार्वर्ड के नाम से, क्योंकि पता कि हार्वर्ड का नाम सुन के हिंदुस्तानी की खिसक जाएगी, साहब ये तो बड़ा साहब आदमी है। साहब है, बड़ी चिंगरी बोलता है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो सच नहीं बोल रहे, वो सेलेक्टिवली डिसऑनेस्ट आदमी है। वो गांधी जी की आधी बात कोट करता है। हमने पूरी बात निकाली। जैसे इस बात को मैं आगे लेके चलूं, ये दोनों बातें दो गांधी जी का आप ये कोट कर रहे हैं कि गांधी जी ने अप्रैल पहले बोला कि मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन अप्रैल में मतलब शुरुआत में गांधी जी ने जब प्लेन क्रैश की खबर आती है,
उसके मेरा मन नहीं मानता। गांधी ने कहा जी मेरी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि नहीं मरे, ठीक है, जनवरी में गांधी ने ये बोला। उसके बाद गांधी जी का स्टेटमेंट आया अप्रैल में कि मैं पहले नहीं मानता था लेकिन बट अब मैं कन्फर्म कि हबीब ने मुझे बोल दिया, ठीक है। तीसरी कहानी में सुनाता हूँ, और भी कहानियां, वो कहानियां नहीं सुनाते। जुलाई 20 तारीख को, विच इज एक बड़े मशहूर आदमी है लुई फिशर। अच्छा। वो बहुत जाने वो गांधी जी से मिलते हैं वर्धा में, ठीक है। लुई फिशर गांधी जी के बायोग्राफर थे। उन्हीं की किताब पे बेस पे फिल्म गांधी है ना, एटनबरो की आपने फिल्म देखी होगी, वो लुई फिशर की बुक पे बनी है। तो लुई फिशर बहुत बड़ा आदमी था, पुलित्जर अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, अमेरिकन, एंड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, ही वाज नॉट हॉस्टाइल, he has written good things about India, he has interested everybody, he knew Subhash Bose, of course he knew गांधी जी, किताब लिखा और वो फिल्म उसी की किताबें बनी है, एटनबरो की किताब फिल्म जो। तो लुई फिशर ने गांधी से मिले, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, 20 तारीख को चले जाते हैं। उसके बाद कहानी खत्म, किसी को कुछ पता नहीं है। कहानी फिर के शुरू होती है लुई फिशर के मरने के बाद में। उसके कागज, घर के जो कागज पत्र है वो उसके घर वाले दान कर देते हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर। देखिए वही मैं बताऊँ ना कि जिसको डिसऑनेस्टी करनी है वो आधी कहानी सुनाएगा। मेरा प्रॉब्लम ये कि मैं आपको पूरी चेन सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया, आपका चेन ऑफ एविडेंस है। नो, मैं सारी 10-100 बातों को कंसीडर करके आपको कंक्लूजन बताता हूँ। ये लोग 4 बातें सुन के बताते हैं, इनको पता है कि वो 4 बातें लीगली ठीक है। मैंने शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट को कोट कर दिया कि साहब शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट कहती है नेताजी मर गए। मैंने उस बात को अपने यूट्यूब का चैनल बोल दिया, ये किताब में लिख दिया। आप मेरे खिलाफ कोई लीगल या एकेडमिक एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ठीक है शाहनवाज की रिपोर्ट बोल रही है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा ना कि शाह कांग्रेस का आदमी था, कि शाहनवाज की रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए 50 चीजें बाद में आप कोट नहीं कर रहे, आप सिर्फ आधी बात कोट कर रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम या मेरा प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट है कि मैं सारी बातों को कंसिडर करता हूँ, इसलिए हमारी किताबें मोटी हो जाती हैं और थोड़ी पढ़ने में मुश्किल होती हैं। लोगों को सिंपल कहानी चाहिए, मंकी गोज टू जू एंड कम्स बैक। या मैं तो मंकी इतना सिंपल थोड़ी नहीं है ना, लंबी चौड़े पेज आ रहे हैं। ये बताओ ना, ये सुनिए गांधी का सुन लीजिए, गांधी जी कहानी बड़ी अच्छी है। तो ये डोनेशन वाला बता रहे हैं ना, जो डोनेट कर दिए सारे कपड़े फिशर, ये सारे फिशर डॉक्यूमेंट्स के जो कागज थे वो उनकी फैमिली ने दे दिए यूनिवर्सिटी में, अमेरिका प्रिंसटन के अंदर। और वहाँ कोई भाई गया होगा हमारा वहाँ पे, उसने जाकर के मतलब उस टाइम पे देखा, लेकिन बाद में हमने जैसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखी, हम लोगों ने लिखी है, वो तो हमने कागज मंगा लिए प्रिंसटन से, ठीक है, हमने मंगा लिए, मुखर्जी कमीशन नहीं मंगा लिए। तो पता लगा कि ये मिलने के 2 दिन बाद 22 जुलाई को गांधी जी को के बिहाफ पे उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी थी, कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, वो ये एक्सपेरिमेंट वाली नहीं थी, ये शी वाज प्रॉपर सेक्रेटरी जो उनके लिए सीक्रेटिव और दम के काम करती थी, रेवोल्यूशनरी थी वो एक्सपेरिमेंट। ये अपनी क्या नाम है, खुर्शीद बेन नौरोजी, वो दादा भाई नौरोजी की ग्रैंड डॉटर थी, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और बात उन पे भी किताब आई है 4-5 साल पहले, बीबीसी में खबर आई है। तो खुर्शीद नौरोजी जो थी, वो जो गांधी जी के लिए सीक्रेटिव काम करना, शी वाज अ प्रॉपर पॉलिटिकल वो थी। तो शी वाज गांधी जी सेक्रेटरी, शी रोट अ लेटर ऑन गांधी जी's बिहाफ। तो वो लेटर मिला हमको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। तो वो फिशर को बता रही है कि गांधी जी से जो बातचीत हुई है उसका जरा कुछ उसमें और उसको डायरेक्शन देना या करना। तो उसमें उसने बाद में लिखा उस लेटर के, उसी लेटर में दिख रहा है कि गांधी जी को पता है कि भारत की फौज अब वो नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी, उनमें काफ़ी चेंज आ गया, वो प्रो रेवोल्यूशन है, वो लोग प्रो रशिया है थोड़े से। और वहाँ पे वो लाइन लिख कर आ गया। ये बात कब की है? 22 जुलाई 1940 की। सुभाष बोस को मरे हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं, ठीक है। और गांधी जी की स्टेटमेंट थी अप्रैल 1946 की। हबीब की बात को मैं मान लिया मैंने, ये खबर उसके 2 महीने बाद की है। और इसकी सपोर्ट में मेरे पास और भी एविडेंस है, वो अलग कहानी, मैं अब ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा टाइम आपका, एक ही बात हो किसी पर, यही सफिशिएंट है। तो इसमें उन्होंने फिर बोला कि उसमें एक लाइन अंग्रेजी में लिखी आ गई कि अगर इफ बोस कम्स टू इंडिया विद द हेल्प ऑफ रशियन, There's nothing Gandhi जी can do to reason with the country। अगर सुभाष, ये एब्सोल्यूट बात है, रूस की मदद से अगर भारत में आ जाते हैं, रूस वर्ड यूज किया था कि अगर वो रशिया की मदद से आदमी के भारत वापस आ गया, तो गांधी जी लोगों को समझा नहीं पाएंगे। तो इट इज वेरी क्लियर दैट मतलब रेवोल्यूशन विल हैपन देन। नो, नॉट ओनली दैट, बट आई एम टेलिंग यू कि गांधी जी का स्टेटमेंट पहला था जनवरी में 45 में, सॉरी जनवरी 46 तक, जो सारे वर्ल्ड में छपा है कि सुभाष बोस की मुझे जिंदा है वो, ठीक है, वो कहीं अपना टाइम इंतजार कर रहा है, वो मैं नहीं मानता खबर को, ठीक है। उसके बाद 4 महीने बाद गांधी जी ने बोला कि अप्रैल मेरी, मैं मान गया, मेरी हबीब रहमान जेल में था, अभी वो छूट कर आया, तो उसने मुझे कन्विंस कर दिया, ठीक है, या छूटा नहीं भी है लेकिन कन्विंस कर दिया हबीब रहमान ने मुझे। तो ये अप्रैल या उसकी खबर है। मैं उसके 4 महीने बाद की बात कर रहा हूँ, जुलाई 46 की। गांधी जी के बिहाफ पे चिट्ठी लिखी जा रही है लुई फिशर को कि अगर ये आदमी रूस से वापस आ गया तो हम लोग मारे जाएंगे। इसका मतलब गांधी जी had the assumption कि वो, no, it is not assumption. He knew that he was there. You don't write letters to people
at the level of Khurshid, Khurshid bin Naroji writing this letter and writing to the person such as Louis Fisher, ये assumption पे letter नहीं लिखा उसने, वो ठीक लिखा बिल्कुल assumption। लुई फिशर कहाँ काम करता था? He was an American journalist. He was a Pulitzer. He was not a small fry, he was a big guy who had personal friendship with the American president also. That simply means he was आप passing on an info. एंट्री कर दो, विकी वो बड़ा आदमी था Louis Fisher and he was a friend of India. info पास किया जा रहा था। The info was given to him कि अगर वो बंदा रशियन के सपोर्ट से यहाँ आ गया, यहाँ रेवोल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब उनको मालूम है कि वो जीवित है, ना केवल ये मालूम है जीवित है, उनको मालूम है कि वो रशिया के अंदर है और रशिया के साथ काम कर रहा है। रशिया के साथ काम कर रहा है, ये आपने बताया। रेवोल्यूशन की प्लान भी कर सकता है। तो ये एक रिस्क है क्योंकि ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में आ रहा है, स्ट्रेटेजिस्ट है भाई बंदा। हाँ जो भी। हाँ। तो उसके बाद की कहानी क्या है कि फिर क्या जो मतलब अगर यहाँ एक मिनट पॉज करिए, बस पॉज करिए। ना मेरे को नहीं चाहिए अभी, मेरे को वो बात समझाओ कि इसका मतलब ऐसे उन्होंने बोल दिया कि उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, बट फियर एनिग्मा मान लेते ना कि वहां पे डेथ हो गई, अज्यूम करिए 1 मिनट के, बट वो लेटर तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि इसके बाद भी गांधी जी माने नहीं। गांधी नहीं माने वो, और गांधी जी को मालूम है रशिया के अंदर है, और उसके बाद उनको ये भी पता है स्ट्रेटेजिस्ट है, इसी बात ये कमबैक प्लान कर रहा है, और ये कमबैक कंफर्म करने के लिए मेरे पास और भी रिकॉर्ड्स है बाय द वे। अच्छा बताइए तो थोड़ा दो परत और खोल दीजिए। पहले इसको खत्म कर दें, इस लाइन को। पहला प्लान ये इसका ये है कि उसके बाद में लुई फिशर, क्या स्पाई नॉवेल है ये? अरे बहुत कुछ है। लुई फिशर जो है फिर ट्रैवल करता है रशिया को, ओके ठीक है, ये जानने के बाद ही डज एन इंक्वायरी इन रशिया एंड ही लीव्स अ नोट व्हिच इज अवेलेबल इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। उसमें नोट बोलता है कि मैं रशिया में गया और वहां जाकर के उसने, मतलब और भी लेटर होंगे पर हमें ये हाथ लगा है, तो उसने जाके ये लिखा कि मैं वहां पे इटालियन एम्बेसडर से मिला था मॉस्को में, और वो इटालियन एम्बेसडर वही था जिसने सुभाष बोस की मदद की थी भागने में काबुल से, क्योंकि नेताजी जब इंडिया से छोड़ के गए थे, इट वाज अ वेरी सीक्रेटिव ऑपरेशन। उसमें वो जेम्स बॉन्ड का भी कनेक्शन है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो वो उसमें उनकी मदद करने में बहुत इंपॉर्टेंट था ये कुरूनी वाज द एम्बेसडर ऑफ इटली इन काबुल। For the reference, Italy, Japan, Soviet, they were all Axis bloc, ठीक है। और कुरूनी जो था वो I don't know whether he was tried for war crimes, but he was alive after 47 for quite some time, क्योंकि 45 में वो रशिया का एम्बेसडर बन गया था और बाद में जिंदा था। मुझे लोगों ने बताया बाद में कि he became minister in Italy। उसका लड़का भारत में एम्बेसडर था by the way, इटली का, कुरूनी का, and he went to Calcutta and he gave a lecture also there। बट कुरूनी ने फिर ये, क्योंकि उसको सुभाष बोस के बारे में मालूम था, ही वाज अ फ्रेंड, उसी ने नेताजी को नकली एक नाम देके, नकली पासपोर्ट देकर के काबुल से रशिया भिजवाया था। तो इसने, फिशर ने नोट किया कि जब रशिया में गया तो कुरूनी ने मुझे बोला, पुरानी आदत है सब नकली काम करने की, कि उसने बोला कि ये अच्छा, मतलब बोस एज अ पर्सनालिटी वाज इनटू कोवर्ट ऑपरेशंस। ही वाज इनटू रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, ही वाज कंट्रोलिंग थिंग्स, he understood। जैसे मुझे उनकी फैमिली के लोगों ने बताया था कि एक बार this is not the first time he was doing it, ये तो बहुत मतलब, and then he had a revolutionary thing and he trained lot of people। for example the family में मुझे बताया था मुझे कि वो एक बार किसी भतीजी ने बताया था मुझे कि वो नेताजी किसी रेवोल्यूशनरी को बता रहे थे बैठ करके कि जब आपकी इंटरोगेशन होती है तो आप यू जस्ट आंसर आई डोंट नो, कीप ऑन denying, the moment you answer something you will be trapped in the whole thing। अच्छा, so there were a lot of things, and in fact he had this kind of a bent of mind, because see what happens when you see Subhash Chandra Bose or even Pandit ji and Gandhi ji in this old films, पुरानी फिल्मों में वो 24 फ्रेम पर सेकंड होती थी, फिल्में अटक के आती थी, तो सारे लगता था चार्ली चैपलिन से चल रहे हैं, ठीक है ना, लगता है कार्टून चल रहा है ऐसे ऊपर से। फिर पुराने जमाने में जैसे आज के खुल के बोलने का जो एक स्टाइल हो गया, किसी को सपने में ख्याल नहीं था कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक पॉडकास्ट में आएगा जहां बंदा उसके सामने गाली देके बात कर रहा है, वो उससे आंसर बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप आज से 10 साल पहले जाएंगे तो सारी चीजें बहुत फॉर्मल थी, CNN था, ये था वो। With the passage of time, people have become very outspoken in front of camera। 20 साल पहले ऐसा कोई आउटस्पोकन नहीं था, बिल्कुल स्टिफ अपर लिप, और दूरदर्शन के इंटरव्यू होते थे, टू द पॉइंट बात करते थे। जैसे आजकल मुझे बहुत बुरा लगता है, कई लोग कहते हैं ना कि किसी नेता ने, मुझे आता है कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी, किसी को बोला कि मैं तेरी चमड़ी उखाड़ दूंगा, तो लोगों ने उस पर एलिगेशन लगाया कि ये मारने की बात कर रहा है। तो वो दे आर टेकिंग इट ए लिटरल सेंस कि ऑफ कोर्स चमड़ी तोड़ने का मतलब होता है स्किनिंग समबडी अलाइव, व्हिच वाज अ वेरी ब्रूटल टॉर्चर इन द मिडिवल एज। लेकिन आज के ज़माने में हम जब उसको यूज़ करते हैं कि चमड़ी उधेड़ दूंगा, हमारा मतलब ये नहीं होता कि हम तुझे स्किन अलाइव करेंगे, हमारा मतलब एक क्रिटिसाइज करना होता है। हाँ। भाषा, और खासकर जो हिंदी भाषा है वो ऐसी है, उसमें आपके मुहावरे हैं, उसमें गाली गलौच है। अगर आप ये अजम्पशन लेके चल रहे हो कि हिंदी वैसी ही है जैसे दूरदर्शन की कमेंट्री पढ़ी जाती है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुभाष बोस की जो इमेज आपके दिमाग में आती है, आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखते हैं, उस जमाने में फिल्मों के फ्रेम पर सेकंड बड़े
तो फोटो कट 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 के आती है, बड़े सिंपल टाइप के सिंपल टाइप लीडर, कार्टून टाइप, दे आर नॉट स्पीकिंग एंड दे आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, दे आर वेरी मीक शाय, हाँ, बिकॉज उस जमाने में यही था कि लोग कैमरा के सामने कम बात करते थे, सीक्रेटिवली बात, वो था करते. No, Subhash Chandra Bose and Pandit ji, they were not like that. When they were in real life, they were in those times also very quick thinking, smart and quick talking people. Okay. And they were into all kind of stuff. So just for example, to give you an idea of the Netaji's mindset, Subhash Chandra Bose जैसे ये अपना इनको पकड़ करके इनको मैंडले जेल शिफ्ट कर रहा था. भारत में 2 जेल बड़ी खतरनाक मानी जाती थी, एक तो काला पानी और मैंडले, ठीक है, और किसी मतलब बर्मा में एक बर्मा, एक अंडमान दोनों ही समुद्र बहुत दूर जाकर के. तो ये कुछ एक बस लास्ट कुछ प्रोमिनेंट नाम बताइए इन जेल्स में जो रह चुके हैं. मैं बता रहा हूँ कि अंडमान कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर अंडमान में नहीं गया, ठीक है. मैंडले की जेल में तिलक गए थे और सुभाष बोस गए थे. तिलक को डाला गया, सुभाष बोस को डाला गया, और डिग्री समझ लीजिए दोनों. तो वो जब इनको सुभाष बोस को जब लेके जाया जा रहा था, इस आदमी का आप माइंडसेट समझो, ये बंदा ICS पढ़ करके आया था, और जब इसको लेके जा रहे थे तो दे वर ऑन अ शिप समवेयर, यू नो, बोट वगैरह में. सो ही केम आउट एंड ही बिगन चैटिंग विद द ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज इन चार्ज ऑफ टेकिंग हिम देयर व्हाटएवर. तो उससे बात करते कि तुम टॉर्चर कैसे करते हो लोगों से, बताओ. तो वो ही वाज जोकिंग अबाउट इट. हां. सो दिस मैन हैड दैट काइंड ऑफ यू नो टेम्परामेंट. इसको इंग्लिश में राय सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, कि आप खतरनाक बातों में मजाक करो, आप बड़ी बुरी हालत में फंसे हो लेकिन उसका मजाक उड़ाना. जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी को बहुत लंबी दुर्घटना घटी है, हाँ. लेकिन वो मजाक कर रहा है उसके बारे में. तो सॉर्ट ऑफ राय सेंस ऑफ ह्यूमर. सो दिस गाय हैड दैट काइंड ऑफ राय सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड he was not what you see in films and all that. He was very tough. He was not a normal human Obviously being. Not nobody. Even hyper trained strategist and always into covert operations. Covert and also another thing which Acha, he had links with revolutionaries also. He had lot of links with the Bengali revolutionary. जो वो अंग्रेज कभी प्रूव नहीं कर सके. डक्का वक्का अनुशीलन सबके साथ था. वो गोली बजाने में सब इनका हाथ था, लेकिन वो प्रूव नहीं कर सके कभी. लेकिन उनका पूरा हाथ था. He was controlled. He was the uncrowned prince of those people. उनको पता है कि सपोर्ट कौन करता है. और ये उसके साथ में एक और एलिमेंट, पैरेलल आई भी चला रखा था उसके साथ में एक और जो चीज थी जो मुझे पता नहीं, वो मैं समझाने का टाइम आज नहीं हो पाएगा. ही वाज अ वेरी यू नो people like Gandhi ji, Subhash Bose and Pandit ji, they were all born in they were rich people, they were not poor. पंडित जी के और सुभाष बोस के दोनों के फादर लॉयर्स, अटॉर्नीज थे, ठीक है. तो सुभाष बोस का जहां तक मुझे समझ में है, वो चंद्रचूड़ कैन टेल बेटर, बट सुभाष चंद्र बोस ने पहले उसको अंग्रेजी ही सीखी है. मतलब उसको पहली भाषा जो सीखी अंग्रेजी सीखी थी. अच्छा. तो बाद में कहा जाता है कि जब वो कलकत्ता में आए, मतलब ये तो कटक में थे उड़ीसा में, वहां उनका बर्थ हुआ था. जब ये कलकत्ता में जब आए हैं तो इनिशियल डेज में लोग इनका मजाक उड़ाते थे कि इनकी बंगला ठीक नहीं थी, क्योंकि इनको इंग्लिश में इतना प्रभाव था अंदर करके. ये आदमी करते 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 ये जब उनकी उम्र कोई 10-12 साल थी, इनको धार्मिक चीजों में इंटरेस्ट पैदा हो गया. तब इन्होंने हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए. और 13-14 साल की उम्र में वो साधु वाधु बनने का ख्याल आ गया. और बीच बीच में हरकतें करते थे कि ये अमीर घर का बच्चा था, लेकिन ये घर से निकल के भाग जा, कहीं कोई टीबी की बीमारी फैली है, कोई कोलोरा फैला हुआ, गाँव में मदद करने चले गए. गाँव में लोग बिना घर में किसी को बताया लोगों की सेवा करते थे जाकर के, गरीबों की. ये उन्होंने टीम बना रखी थी लोगों ने आपस में करके. और ऊपर से करते करते आखिर में ये 2 दोस्त वहां से अपने घर से भाग गए साधु बनने के लिए. पहले तो वो उधर ही थे, फिर वहाँ पे इधर से फिर ये मथुरा में आए, फिर ये वहाँ को कहानी उसकी दिखाई थी कि कई जगह पे गए. उसकी बाद में कहते हैं कि हिमालय में कहीं थे तो वहाँ से वापस आ गए. कहा जाता है कि अपनी माँ की याद आई और चुपचाप घर पहुँच गए. बॉटम लाइन, रेवोल्यूशनरी, रिलीजियसली वेरी वेरी रिलीजियस, अपराइट और त्यागी, ये सारी चीजें आ चुकी. और बहुत धार्मिक आदमी था, बहुत बचपन से. त्याग करना भी आता था, टीम के लिए काम करना आता था, बैकग्राउंड में काम करते थे, कोवर्ट ओवर्ट ट्रेंड माइंड. आईसीएस क्लियर, पहला भारतीय जिसने आईसीएस को ज्वाइन करके छोड़ा है फ्रीडम एंड वाज शंटेड आउट टू मेंडले. मतलब एनिमी नंबर 1 अगर ब्रिटिशर्स की तरह देखे तो एनिमी नंबर 1. दैट इज व्हाट दे थॉट. तो ये था. तो ये एंड आल्सो इफ ही बिकम्स द लीडर ऑफ इंडिया, एक बार इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट से देखिए, तो दैट सिंपली मींस कि कभी भी ये ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ती नहीं, कोऑपरेट नहीं करेगा कभी नहीं. हाँ, दैट इज व्हाट. तो ये जब ये निकल के सब चीजें आती, तो ये फिशर पे आई है. फिशर पे आपने बोला मुझे एक और पॉइंट चाहिए. तो एक आपको मैंने बताया था कि हम लोगों ने CIA से डॉक्यूमेंट निकाले थे. हाँ. तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट ये था कि ये 1950 की रिपोर्ट है CIA की, और उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आपने खुद मतलब इस पे काम करके रिक्वेस्ट करके, हमने पहले ढूंढी CIA की रिपोर्ट. नहीं मिली तो रिक्वेस्ट डाला था. नहीं FOIA में होता है कि यू हैव टू आस्क स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट सीक्रेट है, आपको कैसे मालूम कि डॉक्यूमेंट क्या है? ठीक. तो पहले उसको लोकेट किया, ठीक है, तो उसमें कोई दिगड़म लगाई होगी कि लोकेट किया डॉक्यूमेंट को, ठीक है. फिर उसके बाद उसको मांगा डॉक्यूमेंट को कि प्लीज आई, देन उसका फॉर्मेट होता है
कि FOIA के अंडर में आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगता कुल मिला के you could negotiate with CIA what Indian government whatever. did. हाँ. No, Indian government can do 1 million things which I But can't they even didn't think. do, you did. They did not want to do it. Otherwise उनके पास कोई कमी नहीं है. वो मैं तो IAS पास नहीं कर सका, मैं तो प्रीलिमिनरी फेल हो गया था. ये लोग तो टॉपर बैठे हैं वहाँ. तो ये उनका इरादा नहीं है, बिकॉज उसमें से 90% के बच्चे अमेरिका बैठे, उन्हें क्या सुभाष बोस से क्या मिलेगा उनको? क्यों बेकार में ऐसी चीज को? इस डॉक्यूमेंट में क्या था? तो इस डॉक्यूमेंट में वो लिखा था उन्होंने कि 1950 में दे वर इंफॉर्मेशन कमिंग इन इंडिया कि सुभाष चंद्र बोस इज इन रशिया एंड ही इज मेक अ कमबैक 50 में. तो और भी इशू है बहुत सारे. तो ये अगर आप अब चक्कर है कि आपका जर्मनी वाला बंदा आधी बात बता रहा है, आधे तो रिकॉर्ड उसके पास में है नहीं. जिन लोगों ने उसको फीड किया है उनको पता नहीं पूरी कहानी क्या. वो तो 2 रिपोर्टें पढ़ के बता रहे हैं, 50 रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हैं. तो सब कुछ पढ़ा मेरे पास, काम शाम सारा कुछ. तो ये कि रिपोर्टें में ये तो उसमें डाल के हुआ. तो आखिर में जो क्रक्स पे आता हूँ, जो मेन एविडेंस पॉइंट है कि अंग्रेज भी कहीं ना कहीं जब ये कहानी करते 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 जून 46 तक पहुंच गए. एंड वहां पे वो ये था कि वो जब उस पे उनकी दुकानें बंद होंगी, उनके वो तब निकलने का टाइम आ गया था. बिकॉज बाय दैट टाइम दे अंग्रेज को अंडरस्टैंड कि अब भारत में म्यूटिनी सब हो चुकी है. वो होना शुरू हो गया था. तो कहते तो डिसीजन वाज दे वर इन द प्रोसेस. तो इसमें ना ये उनकी इंक्वायरी वाइंड अप होनी शुरू हुई. तो वो नहीं हुई उसके बाद में. तो उन्होंने उस टाइम पे जाकर के एक उनका कंक्लूजन निकल के आ रहा था. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द डीक्लासिफाइड रिपोर्ट्स. देयर मे बी मोर रिपोर्ट्स व्हिच वी डोंट हैव. तो जो हमारे हाथ में है अभी उससे ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने 46 में तो उन्होंने कहा कि आई विटनेस द होल स्टोरी ऑफ हिज डेथ इज बेस्ड ऑन आई विटनेस अकाउंट. ओके. कोई ढंग का डॉक्यूमेंटरी एविडेंस नहीं है. आई विटनेस हैज flipped multiple times before multiple. Yeah. So the only way to confirm what they are saying is true would be to go to Taiwan, do an on the spot inquiry there, and उसमें स्पेसिफिकली आप, क्योंकि जापानियों ने क्रैश मतलब क्रैश साइट जापान, हाँ वहां ले जाओ जहाँ क्रैश हुआ. और उसमें क्रैश पे भी मेन चीज है कि क्रैश का तो मलबा हट चुका होगा कि जापानियों ने बोला है और जापानीज डॉक्टर ने कहा कि इस बंदे को हॉस्पिटल लाया गया और यहाँ क्रिमेट किया गया उसको. और क्रिमेट करके उसकी अस्थियां जापान भेज दी गई. अस्थि से कुछ आप साबित नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर आए हो, उसको क्रिमेट किया, क्रिमेट हो तो उसका रिकॉर्ड होगा वहां पे. तो उन्होंने कहा कि आपकी इसकी इंक्वायरी जो है ताइवान में होनी चाहिए और ताइवान में स्पेसिफिकली आप हॉस्पिटल के उसके रिकॉर्ड ढूंढो. तो ये लाइन अंग्रेजों की बिल्कुल क्लियर वहां दिखानी शुरू हो गई. इनफैक्ट अरे तो मतलब इसका मतलब वेस्ट में लेट्स दूर आइए, वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे. इसका मतलब वेस्ट वाज आल्सो डाउटफुल नाउ कि नेताजी they were more than doubtful. I'm telling you they are asking कि वहां से पता करके आओ. अभी यहाँ क्लियर नहीं, बिकॉज़ उनको रिपोर्ट में कि रशिया में था. देन उसके बाद में उन्होंने अमेरिकन इंटेलिजेंस को बताया, अमेरिकन्स को बताया कि ये भाई अगर कोई वहां यूके यूएस हॉस्पिटल, हाँ, एंड देन अमेरिकन टोल्ड देम कि देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस एनीहाउ, बट वो कहना पे आ गए. तो उसके बाद में अगर आप पूछो कि एक सिंगल लाइन में तब से लेके आज तक इन द पॉइंट बिकॉज से बाकी रिपोर्ट को आप लोग रिजेक्ट कर हुआ या नहीं हुआ ताइवान में, बता रहा हूँ. अंग्रेज कोई ढंग की इंक्वायरी वहां नहीं कर पाए. क्या रीजन? गॉड नोज. बिकॉज अगर मैं आई कैन ओनली स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज देयर इन द डीक्लासिफाइड फाइल्स. अगर फाइल और भी हैं या पता ही नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड MI5 के पास में तो मुझे पता नहीं है. मैं आपको वही बता सकता हूँ जो डीक्लासिफाइड फाइल में आया है. तो जो डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स हैं अभी जो हमारे पास में IB के उसके हिसाब से अंग्रेज वहाँ इंक्वायरी नहीं करा सके और यहाँ पे इंडिया से उन्होंने बड़ी व्यवस्था बांध लिया. लेकिन ये हुआ ये था कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि हाँ, इन लोगों ने बहुत कंफ्यूज किया हुआ है. हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि हम ये समझते हैं कि 15 अगस्त 47 को भारत आज़ाद हो गया, ठीक है. तो वो जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, इंडिपेंडेंस डे का जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर था एक्चुअल टर्म में. ट्रांसफर ऑफ पावर में ऐसा नहीं कि पंडित जी सरदार पटेल उस दिन कंट्रोल लिया था सिस्टम का. पंडित जी और सरदार पटेल वर ऑलरेडी रनिंग द कंट्री मच बिफोर, इन द सेंस कि देयर वर सेवरल मंथ्स ट्रांजिशन चल रहा था. देयर वाज एन इंटरिम गवर्नमेंट फंक्शनिंग. और इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया थे पंडित जी और इंटरिम गवर्नमेंट के गृह मंत्री थे सरदार पटेल. और ये इंटेलिजेंस का मुद्दा सारा सरदार पटेल IB उसके अंडर में आता है जी. तो पार्लियामेंट जो थी उस टाइम उसको असेंबली बोलते थे. ये बिल्डिंग तो अंग्रेजों के जमाने की बनाई है, आप ये तो नहीं बोल सकते फ्रेश बना दिया. तो वो नई अभी बनाई है, जो पुरानी वाली गोल वाली है तो अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है. बिल्कुल हमने तो बनाई है. हम ये बार-बार वेस्टमिंस्टर मॉडल पे ही डिपेंड है. वेस्टमिंस्टर का मॉडल ये बार-बार ये जो बोला जा रहा है कि हमने बनाई है, आपने नहीं बनाई. मुगलों के टाइम पे कोई डेमोक्रेसी यहाँ नहीं थी. यहाँ पे कोई तो मुगल राज करते दिल्ली के अंदर, कोई मैग्ना कार्टा थोड़ा हम लोगों ने तो प्लान के लिखवाया था कोई. ये सब अंग्रेजों का मॉडल है, ठीक है. तो अंग्रेजों के जमाने में ये पार्लियामेंट थी, एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती थी. नाम अलग था, उसका नाम असेंबली था, ठीक है. उस असेंबली में सवाल पूछे जाते थे और वही सवालों के जवाब जिस तरीके से अभी देते हैं वैसे देते थे वो लोग, उसी फॉर्मेट में. फॉर्मेट हमको अंग्रेजों का दिया हुआ है, हमारे पास क्या फॉर्मेट था? हमारे तो पहले मुगल खानदान था पहले, ठीक. वो फॉर्मेट तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम तो अंग्रेजों का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं. तो उसमें उन्होंने सवाल पूछा सुभाष बोस की डेथ के बारे में. तो पहले अंग्रेज होम मिनिस्टर ने, बाद में सरदार पटेल ने बोल दिया कि भैया हमें नहीं पता.
They did not answer that question. He said सुभाष बोस की डेथ के बारे में क्या खबर है? He said the government of India has no view. No view. No view. ऐसा वर्ड यूज किया सरदार पटेल ने कि no view क्या होता है? Because they were confused. They were getting different reports, so they could not. Oh भाई no view मतलब what is this time? Whether ये 46 तो 46 में अक्टूबर तक सरदार पटेल जी कह रहे हैं नो व्यू. There's no view. We do not know. No view मतलब yes भी हो सकता है. He can be alive. Neither. नहीं question was what? किस चीज पे नो व्यू है? तो सुभाष बोस की डेथ के पर जिंदा है कि नहीं है, वी हैव नो व्यू, ऐसा कुछ था करके. तो बेसिकली दे आर नॉट क्लियर. सिंस यू आस्क्ड मी, आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन. इस कहानी में देख तो पहली चीज ये है, दो चीजें हैं. पहली चीज है कि इसमें बहुत बड़ा चेंज जो आया कि अक्टूबर 1945 में आखिर में पंडित जी के श्रीमुख से निकला कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई. कब? अक्टूबर के आखिर में 45 के 46 अक्टूबर के आखिर में पंडित जी के मुंह से निकल गया कि साहब सुभाष बोस की डेथ हो गई. अब जिस दिन से पंडित जी के श्रीमुख से निकल गया, उसके बाद से जितने हमारे ICS वगैरह साहब थे सब बराबर हो गया. उनकी ड्यूटी बन गई, भैया जो हमारा चाचा बोल रहा है वही सच है. तो उसके बाद से लेके आज तक भारत सरकार वो हमारा स्टैंड कंफर्म हो गया, उसी स्टैंड को रिपीट किया जाता है. उसका मतलब पटेल साहब के बाद नेहरू जी ने इसे बंद किया पब्लिकली. बाद में पटेल जी ने भी कह दिया मर गए. लेकिन जो हमने अभी अपनी जो किताब हमारी बुक्स रिसेप्शन जो आपने के पीछे कहीं रखी हुई है, हमने पटेल जी का इंटरनल नोट लगा दिया उसमें. जब पंडित जी ने स्टेटमेंट दी है ये वाली, सरदार पटेल ने ये मेंशन कर दिया कि ये पंडित जी जो भी कह रहे हैं ये हबीबुर रहमान के स्टेटमेंट पे बोल रहे हैं, जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो बेसिकली पटेल ने उसे भी कन्वर्ट कर दिया, लेकिन शायद पटेल ने पब्लिकली नहीं बोला इस बात को. बट पटेल कुछ वैसा नहीं लग रहा आपको जैसे गांधी जी ने पहले बोला कि मुझे लगता है ना, फिर उन्होंने हबीबुल्ला के क्या हबीबुर रहमान के बात पे कह दिया कि हाँ. तो ऐसे ही लगता है कि पटेल साहब ने कहा, फिर इसको नलिफाई करने के लिए नेहरू जी ने बंद कर दिया. अब वो मुझे पता नहीं क्यों, क्या मैं उस पर नहीं पढ़ूंगा. नहीं मतलब आप समझिए ना, एक बार ऑन हुआ फिर ऑफ हो जाता है, ऑन होता है जो भी था. बट हमारे लिए समझने के लिए बहुत चीजें बाद में है. तो मुझे उतना बैकग्राउंड में मैं आया, मेरा जो पूरा इंटरेस्ट है इस पूरे केस में, जो आपसे बातें कर रहा हूँ प्रेजेंट में. मुझे हिस्ट्री में ठीक है वो मुझे बोलना पड़ रहा है, बट हमारी लड़ाई इतिहास पे नहीं, हमारी लड़ाई अभी पे है. अभी तो नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सबको पता था क्या नहीं. मेरी बात सुनो, जो अभी आप ये आगे की बात मुझसे पहले मत पूछो. हाँ, अभी बहुत माल मत्ता दिल्ली में पड़ा हुआ. अभी आपको ये पुराने अंग्रेजों के जमाने की कोई हमें फायदा नहीं है, लेकिन क्योंकि आप मेरे पूछ रहे हो तो मुझे बोलना पड़ रहा है. नहीं तो इसका कोई, पंडित जी को गए बहुत टाइम हो गया, अभी पंडित जी को छोड़ो, अभी मोदी जी की बात करो. अभी क्या गवर्नमेंट कर रही है, हमें उसमें इंटरेस्ट है. ये मुद्दा अभी का है, ये पहले का मुद्दा नहीं रहा, ये आगे का मुद्दा है. नाउ द थिंग इज कि वहां पे उन्होंने ये इंक्वायरी उन्होंने ये मतलब हो गया, गवर्नमेंट ने कह दिया. तो बेसिकली जो क्रक्स ऑफ मैटर निकल के आता है वहां से लेकर के साल 2005 तक, जब मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट आती है, कि सारी लड़ाई, जब भी कोई रिसर्च होती है या प्रॉपर इंक्वायरी होती है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग ताइवान में जाएं और ताइवान में इंक्वायरी करें. और उसमें क्लियर पैटर्न दिखाई देता है कि भारत सरकार आपको ताइवान में इंक्वायरी नहीं करने देना चाहती. नंबर 1. नंबर 2, ताइवान को ये लोग गाली देते हैं यहाँ से बैठ करके अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स में कि वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो हमारे काम में अड़ंगी फंसाएंगे. लेकिन जब आप ताइवान में इंक्वायरी करने गए, वो बेचारे बड़े अच्छे आदमी हो, तो आपकी पूरी मदद करते हैं. उन्हें कोई तकलीफ आपको नहीं दी है. तीसरा ये कि बीच में पूरी कहानी, जैसे मैंने बोला था ना, पूरी कहानी रिकॉर्ड्स के ऊपर थी. तो भारत सरकार को, इंटरिम गवर्नमेंट को 46 में मालूम चल गया. और अगर 46 को ना भी पता हो, वो तो हमारा एक समराइज है. 51 में, मतलब मैं आपको नोटिंग दिखा रहा हूँ कि नोटिंग लिखी है किसने, फॉरेन सेक्रेटरी ने और चाचा नेहरू ने नीचे साइन किया हुआ है. उस पर साफ लिखा हुआ है कि ताइवान में से जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं उसमें से डेथ का डाउटफुल हो रहा है, प्रूव नहीं है. ओ भाई, ठीक है. तो ये बात कम से कम 1900, अगर 46 में ना भी हो, 51 में, और ये मेरे बोले नहीं है कोई, अगर शुभिमल दत्त किसका नाम पता, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन सेक्रेटरी था. ठीक है. बाद में हमारा एम्बेसडर था रशिया में, पता नहीं रशिया में क्यों भेजा उसको, लेकिन रशिया में एम्बेसडर थे. की फैमिली वाले ही मेरे को जानते हैं. 2 मिनट डॉट्स. तो शुभिमल दत्त का नोट है जो अवेलेबल है, हमने किताब में फोटोकॉपी लगा दी है. अगर आपको लगता है फौजरी की है तो पुलिस में केस कर दो, लेकिन उसमें साफ मेंशन किया हुआ है कि साहब ये ताइवान में ये प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज अ लॉचा इन दिस केस. ठीक है. उसके बाद में एक बड़ा क्लियर पैटर्न दिखाई दे रहा है कि सरकार आपको ताइवान में इंक्वायरी नहीं करने देना चाहती. और अगर वहां से कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, मैं एग्जांपल दूंगा आपको, कि उससे ये साबित होता है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी ठीक नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दबा देती है. उससे एग्जांपल देता है क्लासिफाइड. भारत में अगर आप फाइल पढ़ेंगे, ये इतने उस्ताद किस्म के लोग हैं, अगर कोई आप फाइल पढ़ोगे डिक्लासिफाइड, तो उसमें लिखा है कि देखो भारत की जनता में कंट्रोवर्सी थी नेताजी को डेथ को लेकर के,
अब जनता चाहती थी, इसलिए हम लोगों ने 1956 में हम लोगों ने 56 में एक कमेटी बनाई नेताजी की डेथ पे इंक्वायरी करने के लिए। इसको इंक्वायरी के हेड थे शाहनवाज खान जी, जो INA में थे। और इस इंक्वायरी ने पाया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में ताइवान में हो गई है, ठीक है। उसके बाद में फिर लिखा, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में किसकी बात करो, नोट फॉर द कैबिनेट, जो हाईएस्ट लेवल के नोट्स होते हैं भारत में, कि जो नोट कैबिनेट को दिए जाते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा अफसर नहीं लिख रहा कि कोई सेक्शन से लिख रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट नोट्स रिटन बाय आइदर द फॉरेन सेक्रेटरी या द होम सेक्रेटरी, ठीक है, एंड दे रिटन टू द कैबिनेट व्हिच इज द हाईएस्ट लेवल डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया। उसमें ये लिखा हुआ है कई बार, उसमें जैसा लिखा कि जब लोग को सेटिस्फाई नहीं हुए तो लोगों ने, भारत सरकार ने 1971-70 में एक आयोग बनाया, कमीशन। वो कमेटी थी, कमीशन है। कमेटी कमीशन में फर्क होता है। कमेटी इज लाइक जो पुलिस वाले, जो जिनका पावर नहीं होती, जो होम गार्ड लाइक कमेटी, और पुलिस वाला कमीशन। कमीशन में जज होता है, उसके ताकत होती है। तो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई जिसको GD खोस्ता जी ने हेड किया, और वो कमीशन की रिपोर्ट ने 74 में कहती सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। तो ये नोट लिखा। आपको ये बात नहीं बताएंगे एक कि 1946 में पंडित जी की स्टेटमेंट देने के बाद भारत सरकार का व्यू बड़ा क्लियर था कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है, और इस पर कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। और कोई भी डिमांड आपने रेज की, उन्होंने रिजेक्ट कर दी बिना सुने। भारत सरकार वाज टोटली अगेंस्ट एनी इंक्वायरी, नंबर 1। नंबर 2, जब भारत सरकार, मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे लैंग्वेज मुझे यूज करनी पड़ रही है कि जब आपके दिमाग पर बंदूक लगाएगी, मजबूरी में इनको कमीशन बनानी पड़ी। इनका खुद का इरादा कमेटी बनाने का नहीं था। मजबूरी में जब ये फंस गए तो इन्होंने कमीशन कमेटी बना दी। तीसरा, जिस शाहनवाज खान को ये बता रहे हैं कि वो INA का आदमी था, वो बेचारा INA में 1 साल रहा होगा, मुश्किल से 2 साल था। उसके बाद पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में था। वो मिनिस्टर बना दिया उन्होंने रिपोर्ट के बाद में। उसको नेताजी के परिवार ने पब्लिकली गद्दार डिक्लेयर किया सुभाष बोस का, कि इसने मार दिया सुभाष बोस को वहाँ पे। उसके अपने दोस्तों ने बाद में स्टेटमेंट दिए कि उसने कहा जी मैंने गलती कर दी, मैं रिपोर्ट दे करके। कांग्रेस का आदमी ऐसे नेताजी का आदमी कैसे बता रहे हो आप लोग? पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में रहा, मिनिस्टर था इंदिरा गांधी के अंडर में, नेहरू जी के अंडर मिनिस्टर था वो। यार 1 साल 2 साल सुभाष बोस के साथ आप रह लिए, पूरी जिंदगी तो आपने कांग्रेस में बिता दी। माशाल्लाह, कांग्रेस ही आप किस बात के पीछे सुभाष बोस के आदमी हो गया। तीसरा, GD खोस्ता, जिसका नाम बोल रहे हैं कि जज था जिसने इंक्वायरी की सुभाष बोस को मार दिया, उसका दोस्त कौन था? किसका दोस्त था वो पंडित जी का दोस्त था। वो किसका बायोग्राफर था? इंदिरा गांधी का बायोग्राफर था। अब ये बताओ कि मान लो एक देश में कोई, मान लीजिए कोई गुजरात पे कोई कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है, उस पर आप एक, नहीं ये बताना चाहिए कि उसमें कमीशन बनाते हैं, ठीक है, और कल को खबर निकल के आ जाए कि वो जो कमीशन का चेयरमैन है और वो अमित शाह जी की जीवनी लिख रहा है, उस रिपोर्ट को आपका जर्मनी वाला मानेगा? कांग्रेसी मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, बोलेंगे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो जज लॉय वाले जो केस हुआ था, जज लॉय वाले केस में इन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया कि क्योंकि गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बीजेपी की है। और मुझे तो मैं तुम्हारे कांग्रेसी की रिपोर्ट को मान लूं। शाहनवाज खान कांग्रेसी था, GD खोस्ता इंदिरा गांधी का बायोग्राफर था, वो पंडित जी का दोस्त था, क्यों उसकी रिपोर्ट मानूं? और बाद में उन पे एलिगेशन लगे बड़े जबरदस्त, पूरे और भी कहानी है। तो ये ऐसी झूठी कहानियां इन्होंने कैबिनेट पे लगा रखी हैं, कैबिनेट को मिसलीड किया इन्होंने हर जगह से। अब जैसे एग्जाम्पल, जब शाहनवाज अब ये सोचे, ये जो आपको मैं घटना सुना रहा हूँ कि नेताजी की नहीं होती और कोई अर्बन नक्सल की होती तो बंगाली कैसे रिएक्ट करते। 1955-56 में, ये 56 में देखो, जो भी आदमी इंक्वायरी कर रहा है वो ये बोल रहा है कि ताइवान जाना पड़ेगा और वहां पे रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे हॉस्पिटल के क्रिमेटोरियम के। शाहनवाज ने भी बोला, शाहनवाज की अप्रोच में और जस्टिस मुखर्जी कमीशन में मंगो सेम अप्रोच है। शाहनवाज ने भी बोला कि मुझे ताइवान जाना है। अरे तो इतनी कमेटी कमीशन गए क्यों नहीं? वही है ना, इन्होंने नहीं जाने दिया। इसको नहीं जान दिया था। इसने बोला कि मुझे वहां जाने दो और वहां जाके ये, और वहां जाके मुझे, तो इन्होंने इसको उल्टी सीधी बातें बोल के बोला कि आप वहां नहीं जा सकते, पंडित जी मना कर रहे हैं। उसके बाद में उसने कहा चलो अगर नहीं जा सकते तो कम से कम वहां से हॉस्पिटल के रिकॉर्ड और क्रिमेटोरियम के रिकॉर्ड मंगा लो। ठीक है, ये बात। तो इंडिया ने क्या किया, जो आप मेल वगैरह पे मंगा सकते, जो हाँ तो आप मंगा सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला जापानियों को, पहले एक तो जापानियों को बोला इंडियन गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि ताइवान से जापान के संबंध अच्छे थे, उनकी एम्बेसी थी वहाँ पे, और अंग्रेजों के संबंध अच्छे थे। हमारे संबंध 49 के बाद उनसे नहीं थे डायरेक्टली। तो इन्होंने उनको बोला कि आप इनसे मंगा लो, और इनको बोला ये क्या, और तो जापानी जो है वहां से आप समझ लीजिए कि वो टालना मटाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों को बोला, अंग्रेजों ने फटाक से वहां पे इंक्वायरी करवा दी। अच्छा। उनको बोला, उन्होंने लोकल ताइवानीज को करवाई। हाँ, उन्होंने करवाई। तो वो बड़ी सी रिपोर्ट निकली, ताइवान ने इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट बना करके अंग्रेजों को दी। उसका लबो लबाब ये कि डेथ प्रूफ नहीं हो रही है। अरे भाई, तो वो रिपोर्ट आई,
अच्छा मतलब अब छोड़ दो, अब मैं खत्म करो 2 लाइन आपको उसका क्लाइमैक्स सुनना, आप स्टोरी सुन क्लाइमैक्स नहीं सुन रहे इसका। इन्होंने क्या किया कि शाहनवाज कमेटी की भाई साहब मतलब अगर झूठ बोलते हो ना आप तो कम से कम यार अपने एंड तो मतलब बांध देने चाहिए। मतलब यहाँ ताइवान ने बोल नहीं प्लीज, उनको नहीं मालूम था कि फ्यूचर में डॉक्यूमेंट पब्लिक हो जाएंगे। हुआ क्या है, इन्होंने फटाफट शाहनवाज, इन्होंने पता किया, उसको भेज दिया इंग्लैंड को, बोला इंक्वायरी करो, और यहाँ इंक्वायरी कंक्लूड कर दी कि मर गए प्लेन क्रैश में। उनका इंतजार नहीं करा उनकी रिपोर्ट का, वो वहां पे पंडित जी ने एक्सेप्ट कर ली रिपोर्ट। इन द मीन वाइल इंग्लैंड से रिपोर्ट आ गई, क्योंकि ताइवान गवर्नमेंट ने, इंग्लिश गवर्नमेंट ने इंडिया के कहने पे ताइवान में इंक्वायरी करवाई। ताइवान ने इंक्वायरी करके उन्होंने अंग्रेजों को रिपोर्ट दी। अंग्रेजों ने वो रिपोर्ट की कॉपी इंडियन गवर्नमेंट को पकड़ा दी। हाय राम, ठीक है, हाय राम, बेइज्जती हो रही है। नहीं, उन्होंने क्या किया उस दिन के बाद से, ये जितनी फाइलें उन्होंने पब्लिक की हैं कहीं पे, किसी उसका कई नामों का चर्चा भी नहीं है, उसका उड़ा दी पूरी फाइल का, कोई जिक्र नहीं है। तो ऑफिशियली दैट रिपोर्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो एक एलिगेशन रह जाता अगर इंग्लैंड वाले अपने डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो रिपोर्ट में कोई उसका नाम है ही नहीं, वो रिपोर्ट नहीं, यहाँ पे नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ताइवान उनका टाइम हो गया, उन्होंने डिक्लासिफाई कर दी, उन्होंने दी अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने डिक्लासिफाई कर दी साल 2002-3 के आसपास में, और उसके आखिरी पन्ने में लिखा हुआ है कि हमने नई दिल्ली में जाकर के इंडियन गवर्नमेंट को इसकी 5 कॉपियां दी हैं। तो उसमें क्या हुआ कि ये रिपोर्ट इनको मिली यहाँ पे, इन्होंने उसको गोल कर दिया, और आज तक उसका गवर्नमेंट ने नाम नहीं लिया उस रिपोर्ट का कि हमको अंग्रेजों से रिपोर्ट मिली थी। लेकिन हमें अंग्रेजों की रिपोर्ट ने दी थी, वो अंग्रेजों के रिकॉर्ड पे नाम उनका आ रहा है, ब्रिटिश आर्काइव में रिकॉर्ड पड़ा हुआ उसका। ठीक है, फोटो कॉपी किताब में लगा दिया, पढ़ लो, देख लो, अगर लगता है झूठ है तो देख लीजिए। ब्रिटिश किताब का नाम बता दीजिए। किताब मेरी 2 किताबें हैं जो डेथ मिस्ट्री की, सुभाष चंद्र, जिसको भी मतलब पढ़ना हो, क्या क्या सीरीज में पढ़े की डेथ। देखो, चंद्रचूड़ घोष और मैं दोनों किताबें लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको नेताजी की जीवनी पढ़नी है तो चंद्रचूड़ घोष की नेताजी की जीवनी है। ठीक है, ओके, वो आप पढ़ लीजिए। किताब को छापने वाले हैं पेंगुइन रैंडम हाउस, जो वर्ल्ड का नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस है जी। तो भगवान की दया से जब हमने काम शुरू किया था तब हमारी हालत ये थी कि हमको कोई पूछता नहीं था। अब थोड़ा सा ये पापड़ बेलने के बाद हमारी इतनी औकात हो गई है कि वर्ल्ड का नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस, जो बेसिकली इंग्लैंड अमेरिका बेस्ड है, उन्होंने हमारी, उसकी बायोग्राफी बहुत अच्छी चली है। तो नेताजी की बायोग्राफी और वो वो, और सर जो आपको सपोर्ट करना चाहिए, जो डेथ, वो मैं बात करूँ डेथ मिस्ट्री पे, अगर आपने पढ़ना है तो डेथ मिस्ट्री में आपको मैं 2 बुक रिकमेंड करूंगा। पहली किताब बोस रिसेप्शन, चंद्रचूड़ की मेरी, जो पेंगुइन रैंडम हाउस ने छापी है, जो आपकी प्लेन क्रैश की और रशियन एंगल की थ्योरी को जज करती है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने और बाकी पहले की सरकार ने पब्लिक किए हैं या अंग्रेजों ने पब्लिक किए हैं, वो सबका गन्ने का जूस बना के डाल दो। कंपाइल्ड भी है ना उसमें? हाँ, उसे फोटो मैंने देखा, उसमें इमेजेस वगैरह थे, सब इमेज, डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड सब लगा रखे, ताकि आपको लगे ना कि ये कोई झूठ बोल रहा है। आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, ये ताइवान में घपलेबाजी की है, ओपन एंड शट केस। आपको एग्जांपल दूंगा उसका। तीसरी एक किताब और है हमारी, जिसका नाम है कनंड्रम, वितास्ता पब्लिकेशन ने छापी। वो किताब पुरानी है इससे, लेकिन टेक्निकली आप पहले उठाइए बोस रिसेप्शन, उसके बाद पढ़िए कनंड्रम। कनंड्रम जो है वो कम्प्लीटली गुमनामी बाबा पे आधारित है, और वो काफी थिक बुक है, वो ऑलमोस्ट 856 पेजेस की बुक है। पर उससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये जो ताइवान वाली स्टोरी में जो क्लाइमैक्स क्या हुआ था, ये नहीं बताया आपने। क्लाइमैक्स ये हुआ था, हाउ टू सपोर्ट यू मुखर्जी। हाँ, मेरे को सपोर्ट करने का वही तरीका है कि आप एक तो आप स्टूडेंट्स, इतने सारे यंग व्यूअर्स है, कैसे कर सकते हैं? एक तो किताब पढ़े। किताब के अलावा मैं उससे अच्छा नहीं समझा सकता। किताब नहीं पढ़ रहे तो वीडियोस, अगर नहीं पढ़ सकते तो एक काम करना है कि मैं और सर सबको ना कंपाइल्ड वीडियोस चाहिए। वीडियो देख रहे हैं आप, ये आपका वीडियो देखें, इसको शेयर करें, 4 लोगों को दिखाएं। बुड्ढों को दिखाएं, बुड्ढे देखते नहीं है। बुड्ढों को इंटरेस्ट नहीं है, बुड्ढों को इंटरेस्ट नहीं है चीजों में। बुड्ढे साले बैठ के फिल्में देखते हैं बच्चों वाली, बुड्ढों को दिखाओ। बुड्ढे के ऊपर से आपस में शेयर करो, ये एक बहुत अच्छा मीडियम है। ट्विटर वगैरह में, फेसबुक में मुझे हर जगह मिल जाऊंगा, वहाँ पे ब्लू टेक लगाया उसमें। फेसबुक में, ट्विटर में हटा के पैसा दिया नहीं, उनको हटा दिया उन्होंने ब्लू टेक, उन्होंने तो इस पे लगा। लेकिन फेसबुक पे वहाँ ढूंढ के फॉलो करो, शेयर करो। तो ये तरीका करने का। दूसरा ये कि सबसे अच्छा तरीका जो मैं समझा सकता हूँ प्रेजेंटेशन के द्वारा, तो मैं चंद्रचूड़ में हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं। तो जैसे आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ, तो बताते बताते आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि ताइवान का ये रिकॉर्ड है, उसका ये रिकॉर्ड है। थोड़ा बीच में हंसी मजाक कर लिया, लाइटली बोल के, नहीं तो लोग का दिमाग खप जाता है सुनते सुनते 1-2 घंटे तक। थोड़ी इधर की बातें करना अच्छा रहता है। इमेजेस दिखाए, वीडियो दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाए, समझाने के लिए आपको कि क्या मतलब है। सो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन वी हैव डन, अगर सारे इतने IITs में कर दिया। कौन से IIT? मैंने IIT खड़गपुर में किए हैं 2, मैंने IIT कानपुर में 2-3 बार किए हैं, IIT बॉम्बे, IIT
गुवाहाटी, क्योंकि यूथ को बताना जरूरी है। हाँ, तो यूथ में जा रहा है। फिर MIT बॉस्टन में भी किया, अपना लंदन बिजनेस स्कूल में किया, और बहुत सी आप किसी भी कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में अच्छी किया, एनी कॉलेज, एनी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपके ऑडिटोरियम अच्छा हो और जहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने में मजा आता है, सर को इनवाइट करिए, हाँ, मेरे सारे लिंक्स डाल दो। हाँ, मैं मांगूंगा। तो ये अच्छा तरीका। तीसरा ये कि मेरा UPI ID आपसे रिक्वेस्ट है, वो फ्लैश कर दो यहाँ पे। हाँ। और उसमें आपको, क्योंकि अगर आप ज्यादातर यंग लोग देख रहे हैं, वैसे भी मैं लोगों से 10 रुपए मांगता हूँ कि 10 रुपए दो हर एक आदमी, क्योंकि बहुत से लोग देखेंगे, हर एक आदमी 10 रुपए देगा, मेरा काम चल जाएगा, मुझे आपसे ज्यादा की वो चीज नहीं। और दूसरा ये कि एक और चीज उसका देखिए, 10-15 रुपए मांगने का ये UPI का एक मेरा एक उसमें एक और रीजन भी है। एक तो मेरे को सपोर्ट मिलती है, सबको छोड़ छाड़ के बैठ के काम करो। दूसरा ये होता है कि जो भी बंधु इसमें बैठ के थोड़ा पैसा डोनेट करेगा, ही और शी विल बिकम अ स्टेक होल्डर। उनको याद रहेगा भैया, मैंने अनुज धर को वीडियो सुन के मैंने उसको नेताजी की कहानी 200 रुपए दिए थे उसको मैंने UPI में, तो दैट पर्सन विल कंटिन्यू टू फॉलो मी। तो देन इट इज आल्सो गुड फॉर मी कि ऑडियंस जो है ना वो जुड़ा रहता है कि उसने पैसे इन्वेस्ट किए इसके अंदर, चाहे वो 100 रुपए इन्वेस्टमेंट की, मैंने पैसे दिए। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोशिश करिए कि नेताजी की कहानी गांव तक जाए, तो वीडियो लगा के सुनाइए लोगों को, लगा दीजिए अगर आपके पास कोई अच्छा टीवी वगैरह है, कुछ भी, हाँ। तो लोगों को सुनाइए जितना, मतलब ये कहानी सर जो एक बात कह रहे थे आप, बेस की जरूरत है, इस कहानी को बेस की। पर मेरा मानना है अनफॉर्चुनेटली गांव के अंदर ये, शायद मुझे पता नहीं बिकॉज जो गांव कितने बदल रहे हैं अभी बहुत देश बदल गया, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ये कहानी ना बहुत ज्यादा, मेरे को लगता है कि स्टूडेंट को समझ में आ जाएगी, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं कहीं पे भी हों पूरे देश में, उनको चीज़ों को जानने के बहुत स्कोप है, ट्विटर, फेसबुक और ये सोशल मीडिया। सो द एवरेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इज मच मोर पब्लिक इन्फॉर्म देन वी वर इन आवर एज, ठीक है। तो उनको जानने के ज़्यादा स्कोप है। हमें तो दूरदर्शन ने कहीं पे भी कुल मिला के, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इसमें बहुत से सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के मुद्दे आते हैं, तो गांव वालों को शायद वो समझ नहीं आ पाएगा। तो आप इसको शहर वालों में लेके जाइए ना, लेकिन आप छोड़िए सर की बात, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप समझते हैं ना। घर वालों को, मम्मी पापा टीवी में लगाओ, ठीक है। अगर आप आसपास जानते हो लोगों के पास नहीं है ना, डिवाइसेस नहीं है, आप लगा दो टीवी, आप दिखाओ, क्योंकि ये कहानी नेताजी की है, ये कहानी भारत की है, और भारत के बच्चों को जाननी चाहिए। सर ये भी मुझे बता रहे थे कि इसे ज्यादा मेन स्ट्रीम में स्पेस नहीं दिया जाता। एटलीस्ट वी कैन डिस्कस, द लीस्ट वी कैन डू इज डिस्कस यार। तो जितना डिस्कशन होगा ना, उतना ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगा। आप जिस भी कॉलेज में है, जहां पे भी है, सर को बुलाइए, सर को इनवाइट करिए, सर विल टॉक टू यू, है ना। एंड वी नीड टू मेन स्ट्रीम दिस, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने किया, कोशिश किया कि जो भारत की इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल थी, है ना, वो उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को सामने लाया जाए। और नेताजी के बारे में मुझे बस एक चीज समझ आती है कि ही डिजर्व्स द प्राइमोर्डियल स्पेस। प्लीज सर। तो ये है कि उसमें वो वाली आपने कहानी, गवर्नमेंट का खैर वो अलग, आपने जो बोला कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो अलग कहानी आप जो बोल रहे हैं, बट जैसे उसके अंदर आपको क्लाइमेक्स ना आता हूँ, ताइवान का क्लाइमेक्स, क्योंकि वो हमारे टाइम पे पड़ा गया था। मुखर्जी आयोग बैठा, पहली बात ये समझना पड़ेगा कि मुखर्जी आयोग में और बाकी जो पिछली शाहनवाज कमेटी और खोस्ता कमीशन जो है, उसमें बहुत फर्क है। तो जितने जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, जैसे शौकत बोस हैं, वो उसकी पिछली रिपोर्टों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस वाली थी और वो अपने जुमले देते हैं। जबकि मुखर्जी साहब की रिपोर्ट ज़्यादा क्रेडिबल है। पहली बात, मुखर्जी कमीशन बना कैसे था, बिकॉज वो लोग तो प्रेशर में बनाए थे। ये प्रेशर और किस्म का था कि 97 के आसपास की बात है कि भारत में नेताजी का नाम फिर से निकलना शुरू हो गया। उसके निकलने के दो कारण थे। पहला कारण ये कि नेताजी का जन्म 1897 का था, तो 97 में उनकी सेंटेनरी ईयर था। तो हमारे देश में एक वो है कि 100 साल में लोगों की जयंती में उनको याद किया जाता है। दूसरा, भारत के 50 साल देश की आज़ादी के होने वाले थे, तो ये दोनों मिक्स हो गए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में 1992-95 में थोड़ी बात होने लगी, साहब नेताजी का जन्मदिन आने वाला। उसी नाम करते करते कलकत्ता में एयरपोर्ट था, डमडम एयरपोर्ट, उसका नाम चेंज करके सुभाष बोस एयरपोर्ट उन्होंने नाम चेंज किया। तो ये जब और उसी तरह से एक और घटना घटी कि आपको पता है कि 1991 में रशिया टूट गया था, सोवियत रशिया। तो जब सोवियत रशिया टूटा, तो वहां से कुछ छोटी छोटी खबरें निकल के आनी शुरू हुई, और उस खबरों का जो है, उनका जो लबोलबाब ये था कि जैसे भारत में लोगों को बीमारी है कि लोग बोलते हैं कि साहब सुभाष बोस मरने के बाद रूस में थे और किसी साइबेरिया के किसी डंजन में थे, तो ये बीमारी रूसियों के अंदर भी है। रूसी भी ये बोलते हैं कि आदमी हमारे पास में था ये आदमी। अरे यार, तो एक कहा था ये नहीं पता। तो ये मैं अभी बोल सकता हूँ, पहले तो नहीं बोलता था, लेकिन क्योंकि वो रहे नहीं हमारे बीच में, जॉर्ज फर्नांडिस जी। मैंने जॉर्ज साहब को जब मैं HT में था, तो मैंने उनसे बातचीत की थी, तो वो रक्षा मंत्री थे उस टाइम पे। तो उन्होंने एकदम से मुझे झाड़ दिया कि तो पता है कितना हथियार मिलता रशिया से हमारे को, चुप कर दिया।
बट ही वाज नॉट विलिंग टू टॉक। तो पता है कितना हथियार मिलता है हमको रशिया से। तो उसके बाद जब वो कुछ समय बाद, साल बाद, जब वो रक्षा मंत्री नहीं रहे, तो जॉर्ज साहब ने मुझे बताया कि मैंने एक्चुअली रशिया के रक्षा मंत्री से बात की थी सुभाष बोस वाले केस के बारे में। तो उसने ये बात बोली मुझे कि ये मामला तेरे मेरे बीच का नहीं है, ये तुम्हारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट के बीच का मामला है। You have to go to the higher level, ठीक है। तो पीएम वगैरह बात करेंगे। हाँ, बड़ा धमाल है। एक इंडिया से पार्लियामेंट्री डेलीगेशन वहां गया रशिया में, मॉस्को में। उनको एक रशियन आर्मी का रिटायर्ड बंदा मिला, उसको पकड़ के लाए थे वहां पर। उसने उनको बताया कि मैं रशिया के मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो ग्रू का आर्क, हम लोग केजीबी करते हैं, ग्रू ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस, जैसे हमारे यहाँ MI है, ठीक है। हाँ। तो मिलिट्री, उसने कहा मैंने ग्रू के इंटेलिजेंस के आर्काइव में मैंने एक 1946 का कोई नोट देखा था, जिसमें स्टालिन, मोलोटोव, जो रशिया के जो टॉप के बंदे, वो डिस्कस कर रहे कि सुभाष बोस को क्या करें, ठीक है। तो वो उसने आके इंडियंस को बताया ये बात को, और वो अलग कहानी है कि वो इंडियन पार्लियामेंटेरियंस को 4-5 लोगों को बताया। तो ऐसे अलग अलग खबरें लोगों की आने शुरू, के लोगों ने अपने पर्सनल बातें बोलने की, मतलब उसका लबो लबाब ये था कि बाद में उन्होंने इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन वो आपकी गवर्नमेंट को हाईएस्ट लेवल पे हमसे अप्रोच करना पड़ेगा, ये नीचे के लेवल पे नहीं निकलेगी। रक्षा मंत्री नीचे के लेवल हो गए। नहीं, रक्षा मंत्री ने भी कहा कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल। हाँ, और उसके और लोगों ने भी कहा ये तो इंडिपेंडेंट, ये तो मेरी कहानी है। उसके अलावा भी उन्होंने, कई लोगों ने, जो रिसर्चर्स वगैरह ने बोला है कि उन्होंने बोला कि आपकी गवर्नमेंट पे हाईएस्ट लेवल से हमको रिक्वेस्ट आनी चाहिए, क्योंकि सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है इस पूरे केस में, वो भी इतने नाम से देंगे नहीं आपको। तो ये बात जब निकल के आ रही तो थोड़ी खबरें मीडिया में आ गई वहां पे, तो इसको लेकर के वहाँ प्रॉब्लम हुई है। तो 97 में फिर क्या हुआ कि जो लोग प्लेन क्रैश की बात को मानते हैं, उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि साहब नेताजी के बारे में आप बोलते आ रहे हो कि नहीं मरे, अब तो 100 साल उनकी उम्र हो गई है, अब तो मर चुके होंगे, कुछ भी निकला नहीं है, इंक्वायरी कमीशन बैठाए थे, उससे कुछ निकला नहीं है। ऐसे लोग जो बातें करते हैं लोगों को। फिर कहा कि वो उनके प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई ताइवान में, उनका वहाँ संस्कार हो गया था, उनकी अस्थियाँ जापान में चली गई, और जापान में एक रंकोजी टेम्पल है, वहाँ उनकी अस्थियाँ पड़ी हैं। तो अब समय आ गया कि नेताजी की अस्थियों को भारत में लाना चाहिए। तो ये लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया। तो जब किसी ने ये बात बोली, तो जमाने के रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने अनविटिंगली, आई ऑलवेज मेक इट पॉइंट कि अनविटिंगली, उनको शायद पता नहीं था कि इसके बारे में, उन्होंने कहा कि मैं नेताजी की अस्थियों को ले आऊँगा। उन्होंने कहीं ये बात स्टेटमेंट कहीं दी थी मीडिया में, मुझे पता नहीं ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड, बट जो भी स्टेटमेंट निकली ये लोगों के पास पहुँच गई कलकत्ता में, और कुछ लोगों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस ठोक दिया, PIL लगा दी। यहाँ आपको जानना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल चल रहे हैं आजकल बहुत साल से, कि किसी भी इस प्रदेश का जो हाई कोर्ट होता है उसका चीफ जस्टिस उस स्टेट का नहीं होता। तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कलकत्ता हाई कोर्ट डजंट मीन कि बंगाली जज थे। तो प्रभाशंकर मिश्रा जी जो थे, जो यूपी के थे, वो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। तो उनके सामने केस उनकी बेंच के सामने आया। तो प्रभाशंकर जी अब हमारे बीच में नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास पड़ा हुआ है। यहाँ गिटर क्लास में रहते थे, अब वो चले गए। मैं उनसे मिला था, वो उन्होंने कुछ खतरनाक बातें बोली, उसको भूल जाओ। जो रिकॉर्ड पे लिखा वो आपको बताता हूँ। जो खतरनाक वाली बता दो। खतरनाक वाली नहीं बोल सकता ना, वो क्लैश हो जाएगा उसमें। खतरनाक मत पूछो, जो बता रहा हूँ काफी है आपके लिए, जो भी ये इंपॉर्टेंट है। अरे काफी है। हाँ, अरे ये बहुत अच्छी। इसमें क्या हुआ देखो, वैसे आपने पूरे कॉन्वर्सेशन में मेरे को बहुत बार वार्न किया है, ये मत बोलो, वो मत बोलो। उसमें ये होता है ना, यार लोग तो हर्ट हो जाते हैं, यूट्यूब में काट आपको वो लगा देंगे या गाली गलौज करेंगे। यहाँ देखो आप एक बात समझ लीजिए, मतलब लिमिटेड फ्री स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्रांसपेरेंसी वगैरह, ये सब वेस्टर्न चढ़िया हैं देशों की चिड़िया। ये भारत की हवा में ज्यादा नहीं रह सकती, ये नकली थोड़ा सा यहाँ पे। ये रील कटेगी आपकी? नहीं, रील कटने में तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो भड़क जाएंगे। ये सब विदेशी चिड़िया हैं, ये भारत के यहाँ गर्मी है, यहाँ पे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। भगवान भला करे अमेरिका का, जिन्होंने इंटरनेट बना दिया, उन्होंने यूट्यूब बना दिया। नहीं तो ये कांग्रेसी तो हमारे को, और ये जितने गांधी भक्त है, ये तो दूरदर्शन में हमको उलझा रहते हैं। ये थोड़ा अमेरिकी है, जिनकी वजह से आप लोग खुल के बोल सकते हो आज यूट्यूब के ऊपर। अगर ये इंटरनेट इनके हाथ में होता, ये जैसे लोग बैठे हैं दिल्ली में, आपको बोलने देते क्या? अगर यूट्यूब इनके हाथ में होता तो 4 केस लगा के अंदर करते उठा करके। आज के दिन में आप खुल के इसलिए बोल सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म अमेरिका से चल रहा है, इंटरनेट बना दिया, ये देते आपको इंटरनेट बना करके, उसको बेच खाएंगे बैठ करके। तो ये जो आप चीज़ों के नाम ले रहे हो, ये विदेशी चिड़िया, ये हमारे उसकी नहीं बेच खाएंगे, और क्या इंटरनेट बेच खाएंगे। सही, बोलो ये इधर मत आओ आप, वहीं पर। ये जस्टिस देखिए क्या होता है कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप उसमें जाते हैं ना, टीवी की डिबेट्स होती हैं, तो 4 बंदे लड़ने की नहीं, छोड़ दो वो, बहुत जस्टिस, उसी पे आ रहा हूँ जज की। तो उसे कहते हैं इंग्लिश में स्पिन डॉक्टरिंग, चीजों को घुमाना। तो होता क्या है कि जब आप किसी कोर्ट के सामने जाते हो, तो वहां स्पिन डॉक्टरिंग नहीं चलती है। वो कोर्ट आप पे फैक्ट ऑफ द मैटर, आप वहां नहीं बोल सकते जुमला देगी कि सावरकर ने ये किया था, कि सावरकर जी का मुद्दा नहीं है भैया, तो अपनी बात बता।
तो जस्टिस प्रभाशंकर मिश्रा जी ने गवर्नमेंट के वकीलों को कॉर्नर कर दिया, और ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट के ऑर्डर पे लिखा हुआ है, जिसको शक ना हो जाके गूगल सर्च कर ले, मिल जाएगा, ये सब बातें पब्लिक में आ गई है। तो उसमें उन्होंने कोर्ट पे उन्होंने पूछा तेरा स्टैंड क्या है, बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस केस पे, और को छोड़ो आपका स्टैंड क्या है। तो वहां फंस गया। तो उन्होंने फिर कोर्ट के उसमें जो, अब ये एक चीज आपको मैं और बताऊं बड़ी जो इंटरेस्टिंग ये है कि जब जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, थोड़ा सा काम हुआ है सुभाष बोस के बारे में, फिर रुक जाती है, बाद में रुक जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार हमने रूस से नेताजी के बारे में जो बातचीत की, डर डर के की थी, बहुत कम पूछा, लेकिन पूछा। पहली बार का पूछा जब वीपी सिंह सरकार आई थी, पंडित जी के टाइम पे कभी नहीं पूछा डायरेक्टली, और इंदिरा जी के टाइम पे, और कभी बात राजीव गांधी की नहीं हुई। ठीक है, तो और राजीव गांधी जी के टाइम पे पहली बार कोर्ट में मुद्दा जो ले जाया गया नेताजी का, और राजस्थान हाईकोर्ट में ले जाया गया था, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जवाब तक नहीं दिया। आज के जमाने में इनकंसीवेबल है कि कोर्ट आपको बार बार सम्मन इशू करो और आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे हो। और जस्टिस भार्गव भी डर गया उसके बाद में, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में उसने लिख दिया सारी बातें कोर्ट के ऑर्डर में कि गवर्नमेंट का वकील नहीं आया, फिर उसने धमकी दी कि मैं एक्स पार्टी जजमेंट दे दूंगा, दिया, लेकिन बहुत घबरा के दिया कि आज ये आपस में बैठ के बात कर लो। तो जज साहब भी लगता प्रेशर में आ गए थे, लेकिन है कि ये हालत थी कि ये लोग कोर्ट में आंसर देने को, मतलब जवाब देने को राजी नहीं थे। आज के जमाने में अगर कोई कोर्ट दिया, वो कोलकाता हाई कोर्ट को दिया, राजस्थान हाई कोर्ट में अगर वो दे दें और ये जवाब न दे, तो इनकी लोग उनको नोच लेंगे, इनको बीजेपी कंटेम्प्ट लगा। कांग्रेस की एक अलग डायमेंशन थी, कांग्रेस का आपको पता है जलवा को क्या आता है, फिर उन्होंने इमरजेंसी थोप दी कंट्री के ऊपर। तो ये इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में जब ये केस रोका तो उसने कॉर्नर कर दिया। तो उस टाइम पे भगवान भला करे देवी गौड़ा जी की गवर्नमेंट थी, तो देवी गौड़ा जी को तो झूठ बोलेंगे नहीं, तो वहां पे जाकर के इन्होंने एडमिट कर लिया कि साहब प्लेन कैश की थ्योरी है, लेकिन उसमें मैसिवली कंट्राडिक्शंस आ रहे हैं, आई विटनेस अकाउंट मैच नहीं कर रहा आपस में। कोर्ट के सामने ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया, हाँ, कि इसमें थ्योरी है पर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें लोच आ रहा है। ठीक है, तो जब उसने जज ने साहब ने कहा, इसके बाद भी लोग वीडियो बना लेते हैं और ये बोल देते हैं कि क्योंकि वो कोर्ट के ऑर्डर को साइट नहीं करेगा ना। अच्छा, वो सेलेक्टिवली शुभता बोस का साइट करेगा और ये बोलेगा ये हार्वर्ड का प्रोफेसर है। क्या फायदा उससे? वो हार्वर्ड के प्रोफेसर को उससे फायदा क्या? नहीं, वो तो कांग्रेस का इकोसिस्टम है ना, इसलिए वो सपोर्ट एक दूसरे कर रहा है, क्योंकि उनको ये साबित करना है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोल रहा है। लेकिन आप इसका काउंटर मुझे बताइए ना। तो नहीं, मेरे पास कोर्ट का क्या काउंटर होगा? कोर्ट के सामने आप समझिए, उसका आप कोर्ट हैं, आपने मुझे बुलाया, जीओआई ने देवेगौड़ा सरकार में अगर ये बोल दिया कि भाई ये बोला गया था और मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, तो भाई, और ये 1990s की बात है ना, आप मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, सुनो ना, 1990 की बात होगी ना, ये 97 की बात है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो 1997 तक तो कंक्लूड नहीं हुआ, 2005 तक नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। उसके बाद में कोर्ट ने कहा कि आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि प्लेन क्रैश में प्रॉब्लम है, इसका मतलब पिछली इंक्वायरी से कुछ निकला नहीं है, आप फिर से इंक्वायरी करवाओ। ठीक है, बड़ा कमीशन। जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो गवर्नमेंट बन गई वाजपेयी जी की। Now वाजपेयी जी cannot behave like Rajiv Gandhi government. For one reason, वाजपेयी जी himself was very interested in this case when he was young parliamentary, opposition member में थे, एक उनकी इमेज भी दूसरी थी करके। तो दिल्ली में इन्होंने टॉप सीक्रेट मीटिंग रखवाई अडवाणी जी ने, जो होम मिनिस्टर, क्योंकि ये जो पूरे नेताजी का डेथ का इशू है, एक जमाने में विदेश मंत्रालय के रिमिट में आता था 68 तक, उसके बाद से ये विदेश मंत्रालय से अब ये गृह मंत्रालय के रिमिट में। अच्छा, तो अभी होम मिनिस्टर चार्ज में होता है इस केस के। तो होम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई टॉप सीक्रेट, उसमें उन्होंने बुलाया लोगों को, जैसे अलग अलग नेताजी के परिवार का में एक आदमी था जो कांग्रेस में था, वो सबने मना कर दी, कोई जरूरत नहीं करने की। लेकिन बाद में सोली सराफ जी अड़ गए उसमें, जो हमारे अटॉर्नी जनरल, तो उन्होंने कहा जी भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, कोर्ट का ऑर्डर मत ले रहे। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड बिकॉज ऑफ अ हाई कोर्ट ऑर्डर टू ऑर्डर एन इंक्वायरी, और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक जज का नाम सजेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोला गया। हमने सुना था वर्बली कि जस्टिस थॉमस का नाम पहले चल रहा था, बाद में शायद वो नहीं ले सके, तो जस्टिस मुखर्जी का नाम, मनोज कुमार मुखर्जी। जज बहुत तरह के आते हैं, ठीक है, हर एक का नाम मैं नहीं बोल सकता, हर अलग अलग किस्म के जज होते हैं। ये ओल्ड फैशन टू द पॉइंट बात करने वाले आदमी, टिपिकल स्टेफ अपर लिप, बिल्कुल सोशलाइज नहीं करते थे, अच्छे घर के थे, उनके पिताजी बहुत जाने माने वकील थे, ये खुद पहले बहुत बड़े वकील थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उनका छोटा भाई मिलन मुखर्जी अभी बहुत कलकत्ता का जाना माना क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट है, छोटी बहन भी वकील रही है, और एक और मिडिल में भाई है, वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में बंदा था लंदन के अंदर। ठीक है, तो अच्छी फैमिली के जानते हो, कोई उनका किसी से कनेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हो तो छोटे भाई की जो बहन है, उनके पिताजी कांग्रेस में मंत्री थे 70s में, कोई लिंक किसी पार्टी से नहीं, टू द पॉइंट बात करते हैं, और सभी ने उनकी तारीफ की थी, ऑब्जेक्टिव टैलेंटेड लोग, जज आदमी, वो इंक्वायरी, और टैलेंटेड फैमिली आल्सो। हां, ऑफ कोर्स। जस्टिस मुखर्जी ने अपनी इंक्वायरी करी, और वो जो इंक्वायरी बन गई, और घूम फिर के बात आ गई ताइवान के ऊपर। उसने कहा जी हमको ताइवान जाना है, तो गवर्नमेंट ने उंगली करनी स्टार्ट कर दी फिर इनको। ठीक है, तो
तो ये पहले हुआ क्या था कि 1970s में जब कोस्टा कमीशन बना था, तो कोस्टा कमीशन ने कहा जी मेरे को ताइवान जाना है, जहां बात ताइवान पे आती थी वहीं वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट खड़ी होती थी। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आप अभी छोड़ दो कि वो लंबी चौड़ी कहानी जाएगी, मैं आपको सीधा अपने टाइम पे लेके आता हूँ। किसने कहा मेरे को ताइवान में जाना, तो उन्होंने उंगली कर दी गवर्नमेंट ने कि नहीं जाना वहाँ पे। तो उसके बाद में मैंने जाकर के, क्योंकि इस टाइम पे मैं एक्टिव हो चुका था, एक्टिव होने की मैंने ताइवान गवर्नमेंट को मैंने जाकर के मुखर्जी का, इस टाइम में मैं एक्टिव था कि मैं 2000 टाइम से हम लोग काम कर रहे थे, तो हम फॉलो कर रहे थे। तो मैं मुखर्जी कमीशन के किसी आदमी से जाके मिला, एक वहाँ 3 जज थे, तो उनमें से एक को मिला जाकर, जो नॉट मिसेस मुखर्जी, वो तब बात नहीं करते थे, बाद में बात करना स्टार्ट की, तो वो बड़ी फॉर्मल थे, नमस्ते नमस्ते करके चले जाते थे। तो जिस नीचे किसी को जाके मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट में ऐसे कह रहे हैं कि हमारे ताइवान से कोई रिश्ते नहीं है, वो दूसरों को दिखाने के लिए हमारे पूरे सिस्टम इनके साथ में, इनकी यहाँ बिसंत विहार में इनका ट्रेड मिशन बैठा हुआ है, उसका नाम ट्रेड मिशन है, बट है वैसी उनकी। हाँ भाई, ठीक है, तो उनसे चाइना के वो बाईपास में सारी जासूसी करवाते हैं हम लोग उनकी वहाँ बैठ करके, क्या मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो ये मुझे मालूम था, तो मैंने वहाँ जाके, तो मैंने उनसे जाके बातचीत करी किसी के थ्रू। तो मैंने पहले कमीशन को बताया, तो उनके कान खड़े कहते हैं यार ये बात तो तुमने बताई नहीं ना हमारे को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि इनका ट्रेड मिशन यहाँ बैठा, हम ऐसे ही टाइम खराब कर रहे हैं। फिर उनको मैंने बताया कि मैंने उनके लोगों से बातचीत की थ्रू सम मीडिएटर, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि तुम हमारी गवर्नमेंट को डालो एप्लीकेशन, जैसे आपने CIA से मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन डाल दी, और वहाँ के राष्ट्रपति को, तो वहाँ के किसको भेजा, राष्ट्रपति को हम पिटीशन, और हम तो भैया क्या करें, हम तो हाथ जोड़, नहीं हाथ जोड़ के आप सीधा CIA फिर राष्ट्रपति, हाथ जोड़ने को तैयार हूँ नेताजी की किसी के सामने। हाँ ठीक है, तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे भगवान अपनी मांग ली कि भी हमें ये चाहिए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री चेन शुबियान ने, उनके लिंगलैंगसेन वहाँ पे उनके मिनिस्टर थे, उनको उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया उनके कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को। उसने मुझे ईमेल भेज करके बोला कि हमने रिकॉर्ड चेक कर लिए, यहाँ पूरे महीने कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ उस टाइम पे। ठीक है, बंद कर दो माइक हो गया। प्लेन क्रैश का उन्होंने मुझे भेज दिया, मैंने वो मेल ट्रांसफर कर दी मुखर्जी कमीशन को। आपको लगा नहीं क्या चल रहा था इतने दिन? नहीं, हमें मालूम चल गया था, तो पहले से आपको लग गया था ये, मतलब एक तरीके से मूवीज का नाम होना चाहिए स्कैम। मेरे जैसे, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे जैसा 3rd क्लास आदमी जो मेट्रो में ट्रेवल करता है, जब उसको समझ में आ रहा है, तो ये लोग जो बैठे हैं IAS ऑफिसर जितने इंटेलिजेंट, इनको समझ में नहीं आएगा। सब पता है उनको, वो इसको पंजाबी में कहते हैं मकरा बन जाना। पता भी है, लेकिन फिर एनी हाउ ताइवान इनको बात किया। तो ये मुखर्जी कमीशन ने उसको लेकर के ताइवान गवर्नमेंट से पूछा भी तुमने ये ईमेल भेजी थी क्या, तो जब तो कम उसने कहा जी हाँ जी हमने भेजी, जेन्युइन ईमेल है। उसके बाद मुखर्जी कमीशन ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि ये हमें ताइवान से मेल मिली है। तो ये भड़क गए, कहता आपको तो कहा था कि वहां से आप ताइवान से बात नहीं करोगे, आपने कैसे उनको भेज दिया, हम बात करेंगे, आप छोड़ो। ठीक है, उसके बाद में ये 5-7 महीने तक चुप हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले, उसको मना कर दिया आप मत बात करना। आपको मना किया गया था, ताइवान से बात नहीं करोगे, हम करेंगे। उसके बाद ये चुप हो गए। मुखर्जी ने याद दिलाया भैया 6 महीने पहले क्या हुआ तुम्हारी बात करके। तो इन्होंने बाद में फिर मुखर्जी ने फिर उस टाइम पे लिख के दिया उनको कमीशन ने कि मुझे ताइवान से मुझे कमीशन का रजिस्टर चाहिए, कमीशन का परमिट चाहिए, वहाँ का जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है और ये सब चाहिए, और उसमें कमीशन का परमिट का नाम से बनते हैं कि जो मरे थे उनका नाम कमीशन परमिट में था, रिकॉर्ड में था। तो भारत ने भी वहाँ पे एक खोल रखा है जिसको इंडिया ताइपे एसोसिएशन कहते हैं, जो वहाँ के टेक्निकली एम्बेसी है, लेकिन नाम उसका IITA है। तो IITA के हेड हमारे गोखले साहब थे, अभी फॉरेन सेक्रेटरी बने थोड़े दिन। हाँ जी। तो विजय गोखले जी वहाँ पे थे। अब प्रॉब्लम है, गोखले साहब ठीक है बड़े आदमी हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन चक्कर है कि उन्होंने राइटिंग में दे दिया, फंस गए। और प्रॉब्लम है कि उन्होंने चिट्ठी लिख करके पहले बोला जी हमने ताइवान गवर्नमेंट से बात करी, इनके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, लिखित में दिया कि हमने बात कर ली है, इनके पास में कमीशन का रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने फिर रिपीट किया इस बात को जब मुखर्जी वहाँ जाने वाले थे कि कोई कमीशन का रिकॉर्ड यहाँ नहीं है। मुखर्जी साहब वहाँ गए, वहाँ के विदेश मंत्रालय से बात करी, 15 दिन में वो कमीशन का रिकॉर्ड आ गया। यू आर ट्राइंग टू मिसलीड द कमीशन अंटिल द लास्ट। कमीशन का पूरा रिकॉर्ड मिल गया, ना सुभाष बोस मरा, ना शिडेई मरा, ना कोई और बंदे मरे, सबका रिकॉर्ड निकला। वहाँ पे कौन कौन कुत्ता बिल्ली हमारे सबका रिकॉर्ड निकल के आ गया। किस बात का, कहाँ गया जनरल शिडेई, वो तो बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अभी हमारे हाथ नई इन्फॉर्मेशन आ लगी है, चाइना से इन्फॉर्मेशन आ रही है। या जनरल शिडेई कहाँ है? जनरल शिडेई जो है, उनके हिसाब से उनकी स्टोरी में सुभाष बोस का नाम ही कहीं नहीं। ठीक है उनकी स्टोरी है कि जनरल शिडेई 18 अगस्त को से बहुत पहले ताइवान में आ चुका था। ओके, ठीक है, हमारी स्टोरी है कि 17 अगस्त की शाम को सुभाष बोस से मिला था, साथ गए। चाइनीज कह रहा नहीं, वो पहले से बहुत पहले यहाँ बैठा हुआ था। उसके बाद में 18 अगस्त की शाम को उसका जहाज उड़ता है, उसके साथ में एक और जनरल है जिसका नाम कहीं किसी किचन कहानी में नहीं आ रहा। वो जहाज उड़ा तो कहता अमेरिकन ने इंटरसेप्ट कर लिया।
उसने कहा जी अभी तो नो फ्लाई जोन बन गया, कैसे उड़ा रहे जहाज को? कहता हमारे फाइटर प्लेन ने उसको पकड़ा ऊपर जहाज को, कह रहे जहाज को लैंड करा, तो लैंड उन्होंने नहीं किया, तो हमने गोली मारी उसको, द प्लेन वेंट इनटू द सी एंड शेडई साहब समुद्र में गए। तो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज, जनरल शेडई died in entirely different incident in a different place. And when you look into history, then you go back, the entire story of नेताजी, जो ये कहानी बोलते हैं कि नेताजी शेडई के साथ दे, ठीक है ना, जहाँ सुनिए, नेताजी शेडई के साथ 17 अगस्त को मिले थे, ये किसने बोला है? आपको ये कहानी इतनी सीरियस होकर सुनानी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ 17 अगस्त को ये सुभाष बोस, ये जो किताब में लिखा है या जो बोल रहे हैं कि सुभाष बोस 17 अगस्त को शेडई से मिले थे, ये किसने बोली है? जापानी ने बोली। जापानी ने कब बोली है? घटना घटने के 50 दिन बाद बोली है। देयर इज नो कंटेम्परेरी रिकॉर्ड दैट दे मेट। यू आर सेइंग आफ्टर 50-60 डेज क्रिएटिंग अ स्टोरी दैट यू पीछे हम उनसे मिले थे। फिर आपने कहा जी देयर इज नो एविडेंस कि शेडई एंड सुभाष चंद्र बोस केम टू ताइवान। तो वो कहानी जो चाइनीज बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। शेडई अलग थे, कहानी सुभाष बोस रशिया गए। सुभाष बोस का रशिया जाने का प्लान था, उनकी कोई प्लान थी भगाने की। लास्ट मिनट में उनको ये हाथ में कहीं लग गया कि शेडई की डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, गायब हो, उसका जहाज गायब हो गया। इसी को यूज करके उन्होंने कवर बना करके सुभाष बोस का वहां डाल दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाकी एविडेंस सारे के सारे वो मुखर्जी के पकड़ में आ गए। सो दिस इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो मिशन रिकॉर्ड इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसकी और रिकॉर्ड्स की इंपॉर्टेंस मैंने किताब में समझाई है। उस मामले में एक बात याद रखना आपने, रिकॉर्ड्स के मामले में 2-3 चीजें, जैसे कल परसों की बात है कि ट्रम्प को उसके दादाजी का बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जर्मनी के जान के दिया, ठीक है। उसमें कहानी है कि जब हमने जापान गवर्नमेंट से पूछा, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि हमको नेताजी के डेथ रिकॉर्ड चाहिए, तो इसने पता क्या आंसर दिया जापानियों ने? कहता आपको तो पता ही 50 साल पुराने रिकॉर्ड ढूंढने कितना टाइम लगता है। ये कौन बोल रहा है? जापान, कि 50 साल पुराने रिकॉर्ड ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एडवांस कंट्री है, जिसने बुलेट ट्रेन बनाई थी आज से 1960 से, जिसका आज तक एक बंदा नहीं मरा एक्सीडेंट के अंदर। हमारे हर साल 1000 बंदे मरते हैं कट के गाड़ी के सामने। ठीक है, ये जापान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कह रहा है कि हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है। और हमने एक एग्जाम्पल दिया उनको, मैं बार बार उनको चढ़ा रहा हूँ कि तुम हमसे सीखो, हमारे पास में रिकॉर्ड का एग्जाम्पल है। मुशर्रफ आए थे ना यहाँ पे, प्रेसिडेंट मुशर्रफ। जब मुशर्रफ दिल्ली में पैदा हुआ है सन 43 में, तो वो क्या मुगल खानदान का वो था, चिराग नशी था क्या? उसको हमने क्या चिराग नशी हमने क्या दिया उसको? हमने मुशर्रफ को उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिया निकाल करके। फिर हमने क्या स्टेटमेंट दिया एनडीएमसी ने कि हमारे पास में 1917 के बाद के रिकॉर्ड इंटेक्ट पड़े हैं, जो कुत्ता बिल्ली हमारा सबके रिकॉर्ड पड़े हमारे पास में। ये हालत थर्ड वर्ल्ड कंट्री की है। अभी मैंने कोई बीबीसी में खबर देखी है, कोई लेडी थी, उसकी ग्रेट 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 ग्रैंड मदर पैदा हुई थी बिहार के अंदर 1800 कुछ में, वो इंडिया में उसको रिकॉर्ड निकाल के दे दिया उसके खानदान का। फिर मार्क टली साहब का नाम सुना आपने? मार्क टली साहब का मुझे नहीं मालूम कि वो अच्छी हिंदी बोले थे। मार्क टली साहब वाज बोर्न इन इंडिया, ही बीबीसी के थे लेकिन इंडिया में पैदा हुए थे। तो उनका ये ओसीआई कार्ड बनना था, बार बार वो इंग्लैंड और दिल्ली के बीच में शिफ्ट करते रहते हैं। तो उनका बर्थ है 1934 का, कलकत्ता का। तो मार्क टली साहब कलकत्ता गए, फटाक से निकाल के दे दिया उनका बर्थ सर्टिफिकेट। हम तो इतने पक्के हैं, ये जापानियों को रिकॉर्ड नहीं मिल रहे, सब मिल रहे हैं, वो सब मिल रहे हैं। वो आपको वो उनको समझ में आ गया कि इसमें लोचा है। बट अब फिर अगला जो पॉइंट है, so where so the thing is कि the Mukherjee Commission report was no plane crash. The entire story was planted to ensure Subhash Chandra Bose goes to Russia. Escapes. लेकिन unfortunately whether he reached there I cannot tell you because मेरे को रशिया में for example उनको इंटेलिजेंस आर्काइव पे एक्सेस नहीं दिया उनको, ठीक है। तो how does he find out? बट उसने प्लेन क्रैश को उड़ा दिया। उसने कहा जी अस्थियां उसकी नहीं, अस्थियां किसी जापानी सोल्जर की हैं, जापान में जो पड़ी हैं, उसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका इन लोगों ने। तो वो जापानी सोल्जर की अस्थि है, वो सुभाष बोस की अस्थि नहीं है। तो ये कहानी खत्म। हमारी किस्मत खराब ये है कि अच्छा, ये दूसरा बात और है कि मुखर्जी कमीशन या किसी कमीशन के सामने प्रोटोकॉल होता है कि कमीशन के सामने आखिर में एक होता है आर्गुमेंट सेशन, जहाँ पे अलग अलग वकील, जो अलग अलग पार्टीज के वकील अपना केस प्रेजेंट करते हैं, उसके बेस पे बाद में जज अपनी रिपोर्ट लिखता है। भारत सरकार का वकील 2005 में फरवरी के जब इनकी कमीशन के सामने आर्गुमेंट सेशन हुआ है, उसने बोला प्लेन क्रैश नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड बिफोर मुखर्जी एंड बाय विच टाइम मनमोहन सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर फॉर मेनी इयर्स। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि बीजेपी ने बोला। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुखर्जी कमीशन ने बोला कि प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई, और उन्होंने क्रेडिट लिया कि हमने तो भेजा था आपको ताइवान में, हमने तो ढूंढ के निकाला है, करा मैंने, लेकिन मिला ये खा रहे हैं। उसके बाद में जिस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट दी, रातों रात इन्होंने पलटा मारा, रातों रात। और भारत सरकार का रातों रात स्टैंड चेंज हो गया कि सब वो तो मर गए प्लेन क्रैश में, मुखर्जी की रिपोर्ट गलत है, वो खोसला की रिपोर्ट ठीक है और उसकी शाहनवाज की रिपोर्ट ठीक है।
और पूरे केस को उन्होंने उसके बाद दबा दिया। और हमने जब बवाल मचाया 2019 में, तो मोदी जी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो सरकार ने 2006 में डिसीजन लिया था कि प्लेन क्रैश की कहानी ठीक है, लेकिन कोई नया फैक्ट आएगा तो हम उसको देखेंगे। तो मोदी सरकार ने ये फिर से स्पिन कर दिया, थोड़ा स्पिन किया, और बीच में डिप्टी होम मिनिस्टर जो हमारे किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमको नहीं पता सुभाष बोस की डेथ कहाँ पे, ये भी उन्होंने बोला 2017 कैटेगोरिकली पार्लियामेंट में दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये है, बट सरकारी स्टैंड ये है, लेकिन मोटा मोटा ये है। अब उसमें रह जाता है कि अगर देखिए 3 जगह, आपका एक ताइवान, सुभाष बोस ताइवान में मरे, दूसरा स्टोरी कहता है कि उनको रशिया मार दिया, हमारे बख्शी साहब ने मानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी मानते हैं और लोग मानते हैं। किसने मार दिया रशिया? तीसरा कहानी ये दी जाती है, जो स्टैंडर्ड जुमला जो सुब्रमण्यम स्वामी जी का है कि पंडित जी के कहने पे स्टालिन ने मार दिया बिकॉज ऑफ गुड फ्रेंडशिप। हाँ, वो कहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप तभी स्टार्ट हुई है। अब इसमें प्रॉब्लम 3-4 आ रही है। आई डोंट एग्री। मेरे 3-4 प्रॉब्लम इसके साथ। पहली प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पंडित जी की, मैं नहीं मान सकता कि पंडित जी ये हरकत करेंगे। मैं छोटे मोटे पॉलिटिक्स में चलता है, किसी पे इतना गंदा आरोप लगाना, ऐसे काम मतलब व्लादिमीर पुतिन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? हाँ, पुतिन से कर सकते हैं, पंडित जी और पंडित जी जैसे भी सुभाष बोस के, मुझे लगता नहीं यार मित्र एक कंटेम्परेरी हो गया ना साथ में। नहीं, वो दोस्त थे, उसकी बात नहीं है, मैं ऊपर नहीं पढ़ रहा। और कॉम्पिटिटर भी है, मान लीजिए, कॉम्पिटिटर भी हो, दुश्मन भी हो। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा बहुत, मेरे कुछ जो मैंने लोगों से पंडित जी के बारे में सुना, मैं नहीं मान सकता कि पंडित जी इस तरह की हरकत करेंगे। आई थिंक इट इज वेरी गोइंग बिलो द बेल्ट। हजम नहीं होता, पंडित जी ये काम नहीं कर सकता। आई डोंट बिलीव। चलिए दूसरी थ्योरी होगी। तीसरी इसमें और प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक चीज और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे सुब्रमण्यम स्वामी काफी समझदार आदमी, मुझे पता नहीं क्यों इस बात को बोल रहे हैं। भारत के रिश्ते स्टालिन से बिल्कुल अच्छे नहीं थे जब स्टालिन रशिया से, जब स्टालिन था। हमारे रिश्ते उनसे बनने शुरू हुए जब ख्रुश्चेव पावर में आया, स्टालिन के मरने के बाद में। स्टालिन बेसिकली यूज्ड टू हेट इंडियन लीडरशिप। नहीं ठीक है, ये काफी बोगस थ्योरी लग रही है, पर ये काफी बोगस है। इसके अलावा बताइए। तो इसका हमें ना 50 प्रूफ भी बोलेंगे ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि रशिया में वो कौन सा गाना है तलत महमूद का कि तुमसे आया ना गया, हमसे बुलाया ना गया। हम उनसे पूछना नहीं चाहते, वो हमको बताना नहीं चाहते। आपने मेल लिखा या नहीं लिखा है? आपने उनको मेल लिखा नहीं लिखा? नहीं, रशियन को पॉसिबल लिखा, उनको बताएंगे नहीं, और वहां पे अंग्रेजी चलती नहीं है। लेकिन रशिया में प्रॉब्लम ये है कि रशिया में सिक्योरिटी। Did you try to contact? No, we talk to people here and there are people who have done it. There are people like Purvi Roy. She's a researcher. She speaks Russians and all that. She went there. तो वहां से भी उनको यही इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि आप अपनी गवर्नमेंट को बोलो, आपको नहीं बताने का मतलब नहीं है। ये तुम्हारी गवर्नमेंट हाईएस्ट लेवल पे हमको चिट्ठी लिखे। तो हम लोगों ने जब वो लिखेंगे तो हम बनते हैं। तो हम लोगों ने, हम का मतलब, हम लोग जब हमने सूचना कार्य को लेकर धमाल स्टार्ट किया तो नेताजी के परिवार से हमारी कोऑर्डिनेशन था बहुत जबरदस्त। तो हम लोग फिर मिले, मोदी जी से सारा टीम में था, तो हमने प्रधानमंत्री जी को बोला कि आप पुतिन से बात करो। तो ये बात सितंबर-अक्टूबर 2015 की है। और मोदी जी ने बोला उस टाइम पे कि मैं दिसंबर 15 में उनसे मिल रहा हूँ, पुतिन जी से, मैं उनसे बात करूँगा, ठीक है। और उसके बाद में उसी महीने में खबर आ रही है कि वो टीवी में दिखाया गया था कि सुषमा स्वराज जी ने रशिया से बात करी है। उस दिन के लेके आज तक हमें कोई नॉलेज नहीं है कि मोदी जी ने बात की है कि नहीं की। उन्होंने कहा करी होगी, पर पब्लिक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सुषमा जी ने जो बातचीत करी है उसका वो टॉप सीक्रेट है, लेकिन उसका लबो-लबाब इन्होंने पार्लियामेंट में दिया था कि रशिया वालों ने बोला कि हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कुछ बोला करके। वो हमने डेमोन्स्ट्रेट करा है कि वो दैट इज अ स्टैंडर्ड जुमला कि वो आपको बताना नहीं चाहते, आप पूछना नहीं चाहते। और इन्फॉर्मेशन नहीं का मतलब वी हैव नो इन्फॉर्मेशन दैट डजंट मेक एड अप एक्चुअली। प्लेन क्रैश, रशिया एस्केप। रशिया में कहानी ये है कि रशिया में वो थे, उनकी फिर रशिया में डेथ। ये 3 एंगल। रशिया से जो एविडेंस निकल के आ रहा है, एविडेंस इन द सेंस कि एज अ जर्नल पर्सन, एज अ पर्सन who has done research on journalism and all that, there are reports which I think are credible accounts. They all suggest that Netaji was given shelter in Russia. He was there. He was given shelter. ये किलिंग वाली बात जो है, इट्स नॉट एडिंग। एग्जांपल कि स्टालिन यूज्ड टू हेट नेहरू, बाय द वे ही डिड नॉट लाइक गांधी जी। तो वो पंडित जी के कहने पे उस आदमी को मार देगा जिसकी मदद तो पहले कर चुका है। दिस इज नॉनसेंस। और इवन रशियंस ने मुखर्जी को बोला था प्राइवेटली कि अगर हमारे पास में आएंगे तो हम उनको ढंग से रखेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं। ऐसे कोई किसी को नहीं मारता है। देयर इज अ मैटर इन मैडनेस, यू नो, यू हैव टू कीप। जो मुर्गी सोने का अंडा देती है उसको मारता नहीं। तो इट मेड नो सेंस फॉर रशियन टू किल इट। सो व्हाट इज द लास्ट एंगल? तो देखो सीधी सी बात है। आपने एक आदमी ने कहा कि मर गए प्लेन क्रैश में ताइवान में, दूसरा आदमी कहता है जी स्टालिन ने मार दिया साइबेरिया के अंदर। फिर ये लोग कह रहे हैं कि साहब वो तो हमने उनको अयोध्या में देखा, हमने उनको लखनऊ में देखा, हमने यहाँ देखा। ठीक है, गुमनामी बाबा,
अगर आपने ये साबित कर दिया विदाउट एनी डाउट द मैन डाइड इन ताइवान ऑन दैट डे, तो ऑब्वियसली ये दो स्टोरी गलत हो जाएगी, खत्म। मुझे वो जाने की जरूरत नहीं, उसमें वो कहानियां उस पे आप चोरी कर सकते बट नोबडी कैन अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये ही डाइड इन रशिया, तो ऑटोमेटिकली ये भी खत्म और ये भी खत्म। बट इफ यू कैन प्रूव दैट ही डाइड इन इंडिया, इन अयोध्या, then automatically Russian angle is out and the Prakash angle is out. The problem is when you go from the evidence point of view, the maximum evidence is coming in the third angle. भाई साहब